राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। तो आज हम कुछ अलग सा टॉपिक लेके आए हैं। तो चलिए आज इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आज इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 3004 की, जो हमारा सब्जेक्ट है। तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर टॉपिक की। तो चलिए आज इस पूरे ट्रांसफॉर्मर टॉपिक को पूरे को आज कंप्लीट करेंगे। एंड इसके अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात हुई है उसको अपन पूरा जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका वर्किंग सिस्टम क्या होता है और इसके ट्रांसफॉर्मर का क्लासिफिकेशन को अपन आज पढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स को आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में पूरा कंटिन्यू। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। आई होप कि आपको पहले वाले वीडियो भी समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। और चलिए, तो ट्रांसफॉर्मर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और एग्जाम में इस चैप्टर में से काफ़ी भाई क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए जानते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या है और चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की। तो सिंपल सी अगर बात करें ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या है कि आपने आपके गली मोहल्लों या कॉलोनीज़ के बाहर या कहीं पे भी नुक्कड़ पे, चौराहे पे या कहीं पे भी एक पोल्स के ऊपर एक छोटा तो नहीं कह सकते, एक बड़ा सा सिस्टम बना हुआ रहता है। एक मतलब जिससे उससे बहुत सारे ट्रांसमिशन केबल्स कनेक्ट होते हैं और वहाँ से ही आगे जो अलग पोल्स के अंदर जो बिजली को ट्रांसमिट किया जाता है और फिर वो बिजली आपके घरों तक आती है। तो ये कहीं कहीं पे ट्रांसफॉर्मर लगे हुए रहते, तो एक तरीके से ये बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो आज ट्रांसफॉर्मर के पूरा मतलब वर्किंग सिस्टम और सब कुछ इसके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मर टॉपिक की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मर इंट्रोडक्शन के अंदर डेफिनेशन की बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर इज ए पैसिव स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक पैसिव और स्टैटिक डिवाइस है। पैसिव स्टैटिक डिवाइस का मतलब कि इस ट्रांसफॉर्मर को मतलब हिलाया नहीं जा सकता, मतलब ऐसे नहीं, इसको हिलाने के लिए क्रेन की मदद की ज़रूरत होती है और मतलब नॉर्मली इसका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको आसानी से हिलाया नहीं जा सकता है। तो क्रेन की मदद से या फिर ऐसे इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मतलब कि ये पैसिव स्टैटिक डिवाइस है, इसको एक जगह रख देते हैं और वहीं पे फिक्स कर देते हैं, जैसे कि पोल्स पे या पावर हाउस पे, सब स्टेशन पे। तो वहाँ पे ये यूज़ वर्किंग के लिए अपने को काम में आता है। और इट्स नॉट ए रोटेटिंग पार्ट, इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। जैसे कि मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर रोटेटिंग पार्ट होता है, जैसे कि आर्मेचर रोटेट करता है और मतलब मशीनरी के अंदर रोटेटिंग पार्ट होता है। पर जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ये एक तरह का पैसिव स्टैटिक डिवाइस होता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, तो डेफिनेशन है कि वे पैसिव स्टैटिक डिवाइस जो इनपुट पावर एंड फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज करे उसके वोल्टेज या करंट को बढ़ाकर उस पावर को एक इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरी इलेक्ट्रिक सर्किट में ट्रांसफर करती है, उस युक्ति को हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब सिंपल सी हमारी बात सुनिए आप। ट्रांसफॉर्मर एक तो पैसिव स्टैटिक डिवाइस है और वे इनपुट पावर एंड फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज करे, इनपुट पावर और फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्मर कभी चेंज नहीं करता, उसके अंदर जितनी इनपुट पावर आएगी वो उतनी ही आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन की बात करते हैं। और वो फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, उसको उल्टा उस पावर को बढ़ा करके एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। उसके जो भी करंट वोल्टेज को अपन इनपुट में डालेंगे उसी को ही वो आउटपुट में बढ़ा करके आगे दूसरे सर्किट के अंदर ट्रांसफर करेगा, उसी को ही अपन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती है और कुछ चीज़ें वेरिएबल होती है। कांस्टेंट मतलब कि स्थिर रहती है और वेरिएबल जिसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में कांस्टेंट रहने वाली चीज़ें कौन सी है, तो सबसे हम बात करें तो एक तो फ्रीक्वेंसी और पावर, जो कि ट्रांसफॉर्मर में कांस्टेंट रहते हैं। जब भी ट्रांसफॉर्मर बनाया जाता है, किसी भी फैक्ट्री के अंदर या कहीं पे भी ट्रांसफॉर्मर को बनाया जाता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया जाता है कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफॉर्मर बन रहा है। ठीक है, तो उसको फिर फ्रीक्वेंसी को बाद में अपन चेंज नहीं कर सकते और उसकी पावर को भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि 500 किलोवाट, इसको मेगावाट एम्पियर या किलोवाट एम्पियर में इसको मापा जाता है इसकी पावर को, तो इसको भी अपन चेंज नहीं कर सकते। एक बार बनने के बाद वो बन गई जो बन गई, फ्रीक्वेंसी और पावर को चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट रहती है। तो भाई वेरिएबल क्या रहता है, वेरिएबल रहता है इसके अंदर करंट और वोल्टेज। जितना अपन इनपुट करंट वोल्टेज डालेंगे उतना ही ये आउटपुट देगा, बल्कि बढ़ा करके और कम करके देगा। वो आगे इसका क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर बढ़ा करके देता है और कौन सा ट्रांसफॉर्मर कम करके देता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे आते हैं ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग, जिसको अपन केवीए या एमवीए के अंदर मापते हैं। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग, जैसे कि अपन को कुछ भी इसकी बात करते हैं कि ये इतना पावर का ट्रांसफॉर्मर है, तो मतलब कि
500 केवीए का ट्रांसफार्मर है, ऐसे अपन बोलेंगे। तो इसकी जो रेटिंग होती है उसको अपन केवीए या फिर एमवीए में मापते हैं, मेजर करते हैं। केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर और एमवीए का मतलब होता है मेगा वोल्ट एम्पियर। ये बड़े बड़े पैमाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ये छोटे पैमाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो आई होप कि ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक चीज़ों की। तो जैसे कि ये ट्रांसफार्मर का एक इंटरनल डायग्राम बन रखा है कि कुछ इस प्रकार का होता है, तो इसके बारे में समझते हैं कि इन ट्रांसफार्मर टू इलेक्ट्रिक सर्किट आर प्रेजेंट, जो आपस में इलेक्ट्रिक रूप से अलग अलग जबकि मैग्नेटिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ये ट्रांसफार्मर का चित्र है। ये अपने कोर है जो कि आयरन की बनी हुई रहती हैं और इसके आसपास वाइंडिंग होती है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर है ना दो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग, जो आपस में इलेक्ट्रिक रूप से अलग अलग होते हैं। अब ये वायर यहाँ से वाइंडिंग आपस में कनेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक रूप से ये सेपरेट है बिल्कुल, पर ये मैग्नेटिक रूप से कनेक्ट है। मतलब कि इसके अंदर कोर के अंदर जो फ्लक्स मूव करेगा ना, उसके कारण ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, वरना इलेक्ट्रिक रूप से तो ये सेपरेट है, कनेक्ट नहीं है। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। और ट्रांसफार्मर में दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट एक दूसरे से सेपरेट रहने के कारण इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, काफ़ी हाई होता है। रेजिस्टेंस आप जानते ही होंगे, समझ चुके होंगे। तो रेजिस्टेंस इसके बीच में होता है, वो काफ़ी हाई होता है क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग आपस में कनेक्ट नहीं होती हैं, इसलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइमरी वाइंडिंग की। तो वो किसे कहते हैं? तो प्राइमरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जैसे कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है तो इसको अपन एसी सप्लाई से जोड़ देंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग से आउटपुट लिया जाता है, यहाँ पे लोड लगा रखा है, यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई और आउटपुट से अपन लोड ले रहे हैं, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज पर टर्न्स का मान हमेशा समान रहता है। जैसे कि V1/N1 N2/N2, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जितने उतने ही, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है तो इधर जितना वोल्टेज देंगे उतना ही अपन को वोल्टेज आगे भी मिलेगा। तो ये मान समान रहता है इसके अंदर। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज की चेंज करने के लिए टर्न्स घुमाव को चेंज किया जाता है। जैसे कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो ट्रांसफार्मर में अगर अपन उसके टर्न्स को चेंज कर देंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स कर देंगे, तो वो एक तरह का स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। वो भी अपन आगे बढ़ेंगे। मतलब कि इसका अगर वैल्यू चेंज करना है वोल्टेज करंट का, तो इसके टर्न्स को चेंज कर दो, घुमाव के चेंज कर दो, वाइंडिंग के घुमाव को कम ज़्यादा कर दो, तो वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर वर्क करता है, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर वर्क नहीं करता। और अपन डीसी पर गलती से चला भी देते हैं तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग खराब हो जाती है भाई। तो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर वर्क करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिक बता रहा हूँ मैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर कार्य के दौरान जब भी ट्रांसफार्मर को अपन सप्लाई देंगे, जैसे वो कार्य करेगा तो उसके अंदर जब स्टार्ट करेंगे तो एक उसके अंदर साउंड उत्पन्न होगी, एक तरीके से साउंड आएगी। उस साउंड को कहते हैं ह्यूमिंग साउंड, अपन उसको कहते हैं। और वो किसके कारण आती है? वो आती है मैग्नेटोस्टेटो इफेक्ट के कारण वो आवाज़ आती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मशीन की तुलना में हाई होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हाई क्यों होती है मशीन की तुलना में? मशीन से अपना तात्पर्य मोटर और जनरेटर। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हाई इसलिए होती है क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। जब रोटेटिंग पार्ट ही नहीं होगा तो कोई भी किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं होगा, मतलब आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस इसके अंदर बहुत कम होते हैं। तो इसलिए इस मशीन की तुलना में इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, ठीक है। अब कितनी होती है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी? 95 to 98% तक होती है। मतलब कि 90% से ज़्यादा ही ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है। और आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी तो भाई पूरी 100% होती है, उसमें कुछ भी लॉसेस नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो ये था बेसिक इंट्रो ट्रांसफार्मर के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन और बेसिक। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। भाई क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकरण किया गया है, ट्रांसफार्मर को बांटा गया कि ट्रांसफार्मर कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, वो सब बातेंगे। तो अपन 6 पॉइंट को मेनली अपन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का फर्स्ट टॉपिक आता है, पॉइंट आता है अपना आउटपुट वोल्टेज के बेस पर। जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसके बेस पर ट्रांसफार्मर को बांटा गया। वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
अब इनके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे कि स्टेप अप कैसा होता है, स्टेप डाउन कैसा होता है, वो आगे पूरा पढ़ेंगे। मैं एक बार आपको बेसिक 6 पॉइंट बारे में बता देता हूँ। सेकंड आता है क्रोड के बेस पर। भाई क्रोड के बेस पर कैसा होता है ट्रांसफॉर्मर, वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर और बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। ये 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, इनको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड आता है बेसिस ऑफ वर्किंग के आधार पर, कार्य के आधार पर जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर भी 2 प्रकार के होते हैं, सीटी और पीटी। सीटी को बोलते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर, पीटी को बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फेज के बेस पर। फेज के बेस पर बात करें तो सिंगल फेज और 3 फेज, ये 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, क्योंकि अपने पास फेज 2 प्रकार के ही होते हैं, सिंगल फेज या फिर 3 फेज। तो ये फेज के बेस पर 2 प्रकार के होते हैं। फिर आते हैं यूजेज के बेस पर, मतलब कि उपयोगिता के बेस पर ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफॉर्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बोले तो वितरण ट्रांसफॉर्मर, पावर मतलब शक्ति ट्रांसफॉर्मर। ये आपस में वितरण ट्रांसफॉर्मर होता है जो अपने गली मोहल्लों कॉलोनीज में ये लगा हुआ रहता है ना जगह जगह पे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ठीक है, और पावर ट्रांसफॉर्मर जीएसएस पे लगा हुआ रहता है, सब स्टेशन पे लगा रहते हैं, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पे मतलब कि बड़े बड़े पैमाने पे इसको लगाया जाता है। ठीक है, अब आता है शीतलन के बेस पर, मतलब कि कूलिंग के बेस पर ट्रांसफॉर्मर 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 4 बता रखा, आगे अपन पढ़ेंगे तो 5 प्रकार के आएंगे। एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल, एयर ब्लास्ट ऑयल नेचुरल, एयर ब्लास्ट ऑयल। तो ये अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो अब एक एक टॉपिक को अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है और कौन सा वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आउटपुट वोल्टेज के बेसिस पर, जो कि अपना फर्स्ट टॉपिक था। इसके अंदर आता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? अगर यदि सिंपल सा आता है आउटपुट वोल्टेज के बेसिस पर और बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप इसके अंदर पूरी ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन लिखिएगा, उसका बेसिक समझिएगा, और फिर ये मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन बता रहा हूँ वो लिखना है। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि इसके अंदर होता है कि वे ट्रांसफॉर्मर जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स से अधिक होते हैं। मतलब कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना ट्रांसफॉर्मर में, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कोर है। तो जब स्टेप अप की बात करेंगे ना तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टेप अप, ये स्टेप अप करके देगा, मतलब कि एक तरीके से वोल्टेज करंट को बढ़ा करके देगा। तो ये देखो, एन से अपन डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, ई से, और वी से वोल्टेज को डिनोट करते हैं, आई से करंट को डिनोट करते हैं। मतलब कि N1 तो प्राइमरी वाइंडिंग में कम होगी, N2 सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा होगी। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहता है। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये डाउन करके देगा अपन को वोल्टेज या करंट। मतलब कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। ठीक है, तो ये लिख रखा है वे ट्रांसफॉर्मर जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या से अधिक होती है, और ये इसका डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोड के बेस पर। क्रोड के बेस पर बात करें तो भाई क्रोड के बेस पर 3 प्रकार के अपन ने पढ़े थे, कोर टाइप, शेल टाइप, बेरी टाइप। अब ये क्या होता है? ठीक है, कोर टाइप में क्या होता है कि है ना, इसका अपन थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले आप डायग्राम देख लीजिए। जैसे कि ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम है, इसके अंदर ये देखो योग, ये पूरा एक्सटर्नल इसका डायग्राम है, और ये इंटरनल है। इंटरनल के अंदर यही कोर है, 2 तरह की वाइंडिंग है, प्राइमरी सेकेंडरी, और इसमें लिम्ब्स है, मतलब कि भुजा बना रखी, 2 भुजा है इसके अंदर। कोर टाइप में हमेशा 2 भुजा होती है। ठीक है, एक तो ये और एक ये, इस पूरी को एक, इस पूरी को 2। ये देखो एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, इसके अंदर वाइंडिंग है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको अपन कोर बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर रिवेट्स लगा रखे होते हैं। रिवेट्स इसको मजबूती से, इसकी है ना जो भी कोर होती है ना वो पूरा एक स्टील या आयरन का नहीं बन रखा होता है, इसको है ना पतली पतली ब्लेडों से मिलकर बनाया जाता है। तो उनको चिपकाने के लिए रिवेट्स का यूज़ किया जाता है ताकि वो आपस में अलग नहीं होवे। तो ये रिवेट्स हैं, एंड ये इसके इंटरनल टर्मिनल्स है, ये एक्सटर्नल आउटपुट टर्मिनल्स हैं। ठीक है, तो ये कोर टाइप का कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। इसको और आगे अगर पढ़ें तो वे ट्रांसफॉर्मर जिसमें कोर वाइंडिंग के ऊपर ढकी रहती है, जो कोर होती है ना वो वाइंडिंग के ऊपर ढकी हुई रहती है कोर टाइप में। लिम्स की संख्या 2 होती है, मतलब कि इसमें 2 भुजाएं होती है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक पाथ एक ही होता है, क्योंकि जो कोर है उसके अंदर एक के अंदर ही फ्लक्स घूमता है, तो कोर एक है तो मैग्नेटिक पाथ भी एक होगा। ब्लेड्स, पत्तियाँ जो होती है उसके अंदर वो एल या UI शेप की होती है, क्योंकि मैंने बताया कि कोर होती है जो कभी भी एक आयरन से नहीं बनती है, उसको ब्लेड से बनाया जाता है। तो उसके अंदर जो ब्लेड यूज़ होती है उसको एल या UI शेप का होता है।
इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस का मान थोड़ा अधिक होता है और आयरन लॉसेस का मान कम होता है। कॉपर लॉसेस इसमें ज़्यादा होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, ठीक है। लीकेजिंग फ्लक्स का मान सार्वत्रिक होता है, इसके अंदर लीकेजिंग फ्लक्स होता है उसका मान सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर। एंड अब बात करते हैं कोर ट्रांसफार्मर में लीकेजिंग फ्लक्स फाई को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में एक ही लिंब मतलब एक ही भुजा पर दोनों वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है तथा कोर के पास सदैव लो वोल्टेज वाइंडिंग और दूसरी साइड में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रखा जाता है। मतलब कि ये ट्रांसफार्मर है ना, तो ये कोर है, इसके पास में जो वाइंडिंग होगी वो लो वोल्टेज होगी, फिर इंसुलेशन लगा हुआ रहेगा और फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगी हुई रहेगी। तो ये हो गया कोर टाइप। अब बात करते हैं सेकंड शेल टाइप और फिर बात करेंगे बेरी टाइप। तो शेल टाइप में क्या होता है कि ये शेल टाइप का ट्रांसफार्मर है, ये पूरा कोर है, ये पूरी कोर है, मतलब कि इसके अंदर 1 2 3 तीन भुजा है, तीन लिम्स है इसके अंदर, और इसके अंदर वाइंडिंग इस पे और इस पे नहीं करी बीच में ही जो लिम्ब है उसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग को भी रखा है और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी रखा है। क्योंकि इसलिए रखा गया कि इसके अंदर मैग्नेटिक लीकेजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, वो ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि इसमें बीच में ही वाइंडिंग को रखा जाता है। और जो मिडल जो लिम्ब होता है ना, इसकी मोटाई होती है क्योंकि दोनों वाइंडिंग यहीं पर होगी तो ऑफकोर्स वो थोड़ी चौड़ी होगी, ठीक है। लो वोल्टेज को कोर के पास में और हाई वोल्टेज को कोर से दूर रखा जाता है, वही वाला सिस्टम पूरा। तो इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो वे ट्रांसफार्मर जिसमें से वाइंडिंग कोर के द्वारा ढकी रहती है, जो वाइंडिंग होती है ना वो कोर के द्वारा ढकी रहती है, और इसमें थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस व कॉपर लॉसेस अधिक होता है। नंबर ऑफ लिम्स मतलब कि भुजा होती है लिम्स, ये तीन होती है इसके अंदर। मैग्नेटिक पाथ दो होते हैं, उसमें एक होता है क्योंकि उसमें एक ही कोर था, इसमें दो होते हैं मैग्नेटिक पाथ, एक तो इस कोर का और एक इस कोर का, तो मैग्नेटिक पाथ दो होते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में मिडल लिम्ब पर वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है, बीच में स्थापित किया जाता है। एंड वाइंडिंग कोर को स्थापित करने के कारण लीकेजिंग फ्लक्स का मान कोर ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होता है, इसलिए इसको बीच में रखा जाता है। प्लेट्स की शेप इसके अंदर ई और आई टी यू एफ एल साइज शेप की होती है। इसमें मिडल लिम्ब का शेप अन्य लिम्बों की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है, वही जो मैंने अभी बात कर बताई वही। इसमें मुख्य उपयोगिता ये हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए यूज़ में लिया जाता है ये ट्रांसफार्मर, ये बात ध्यान में रखने की, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है, ये भी एक प्रकार की वाइंडिंग है जो इसमें यूज़ होती है। इसमें एडी करंट को कम करने के लिए स्टैंपिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये मेन बातें थी। अब बात करते हैं सी, जिसको बोलते हैं बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको याद रखने की सिंपल ट्रिक है कि भाई बेरी टाइप, आपने एक बेरिंग देखा होगा, बेरिंग जो कि मोटर में और जनरेटर में यूज़ होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि गोल सा होता है और घूमता है ऐसे, ठीक है। तो उसी से बेरिंग से बेरी को अपन याद रख सकते हैं कि ये भी गोल टाइप का होता है, और इसके अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग और ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग और बीच में इंसुलेशन होता है। इसमें है ना फ्लक्स, जो फ्लक्स का पाथ होता है ना वो बहुत सारा होता है, 1 2 3 4 5 6 और भी ज़्यादा अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। द वैल्यू ऑफ लीकेजिंग फ्लक्स इज लेस, इसमें जो फ्लक्स का लीकेजिंग वैल्यू होता है बहुत कम होता है। इन दिस ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज मैनी मोर, और मैग्नेटिक पाथ होते हैं ना कहीं ज़्यादा होता है भाई, ठीक है। कितने भी चाहो उतने बना लो, ठीक है। मोर लिम्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे लिम्स होते हैं, भुजा बहुत सारी होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है बेसिस ऑफ वर्किंग। वर्किंग मतलब कि उपयोग के आधार पर, वर्किंग कार्य के आधार पर अपने पास कौन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं। तो अपन ने पढ़े थे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये होता है दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं CT और PT, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये रहा करंट ट्रांसफार्मर और रहता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसका उपयोग ओवरहेड लाइंस में करंट को मेज़र के लिए किया जाता है। मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है ना, जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती है ना, जैसे कि पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस तक इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह अपन को ले जानी होती है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करने के लिए इस CT का यूज़ किया जाता है, करंट ट्रांसफार्मर का, ठीक है। अब ये यूज़ कैसे होता है, देखो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, मतलब कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। देखो ये है प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, से सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। तो जो ये एम्पियर होता है ना, मीटर लगा हुआ रहता है इसके अंदर CT के अंदर, तो वो CT जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना करंट ट्रांसफार्मर की, उसकी सीरीज़ में लगता है, ठीक है। ये सीरीज में इसको एम्पियर मीटर को अपन ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस एम्पियर मीटर की जो रेंज होती है ना वो 0 to 5 एम्पियर तक की होगी। अब 0 to 5 एम्पियर तो बहुत कम है। ये बहुत कम इसलिए है क्योंकि है ना जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है ना उसमें कम करंट नहीं होती, काफ़ी करंट होती है, मतलब कि 100 200 1000 2000 5000 ऐसी करंट उनके अंदर फ्लो हो रही होती हैं। तो ये एम्पियर मीटर ऐसे मेज़र करता है कि यदि 0 से 5 तक की इसकी स्केल है, तो यदि ये 1 पे आएगा ना, 1 पे अगर इसकी वो नीडल आएगी तो ये बताएगा कम से कम 1000 एम्पियर की करंट को। 2 पे आएगी तो 2000 को बताएगा, 3 पे आएगी तो 3000 को ये डिनोट करेगा। ये मैं एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ, वरना इसकी स्केल के अकॉर्डिंग
अलग अलग तरीके से इसको सेट किया जाता है। तो ये सीटी का यूज़ बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन की करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग लाइन के सीरीज़ में सीक्वेंस में जुड़ी रहती है। जो लाइन होती है ना, फेज़ होता है ना, उसके सीरीज़ में जुड़ी हुई रहती है तथा इसमें केवल 1 या 2 टर्न ही होते हैं, ज़्यादा टर्न्स नहीं होते हैं। तथा इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को मोटे तार की सहायता से बनाई जाती हैं। जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है ना, उसको मोटे तार की सहायता से बनाई जाती है। ठीक है, एंड मोटे मोटे तार वे कम टर्न्स की बनाई जाती है। ये आपको एम्पियर मीटर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में केवल 1 टर्न है तो उसे बार ट्रांसफार्मर भी अपन कह सकते हैं। यदि एक ही टर्न है उसके अंदर, वाइंडिंग के अंदर, तो उसको अपन बार ट्रांसफार्मर बोलेंगे। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी ओपन नहीं रखा जाता है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना, इसको कभी ओपन नहीं रखा जाता है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज के कारण इसका इंसुलेशन खराब हो सकता है, इसलिए उसको कभी ओपन नहीं रख सकते। उसको हमेशा इंसुलेशन ही करके रखते हैं, इंसुलेशन खराब ना हो इसलिए ओपन नहीं रखते हैं। ठीक है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में लो रेंज का एम्पियर मीटर 0 से 5A कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये देखो, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग एम्पियर मीटर सीरीज में कनेक्टेड लाइन के। और इसको अपन एज ए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कि अपन इसका वैल्यू फाइंड करेंगे करंट का, कि इसमें कि लाइन में कितना करंट फ्लो हो रहा है। I1 का वैल्यू फाइंड करना, N1 है 1, N2 है 300 टन्स, I2 है 3 एम्पियर। N2 अपॉन N1 इजक्वल्स टू I1 अपॉन I2। तो 300 अपॉन 1 इजक्वल्स टू I1 अपॉन 3। तो I1 का वैल्यू आ जाएगा 900 एम्पियर। 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 900 एम्पियर। तो ये इस प्रकार से, अगर 3 एम्पियर करंट बता रहा है ना, तो उसका मतलब 900 एम्पियर की करंट वहाँ पे फ्लो हो रही है। तो इस प्रकार ये मल्टीप्लायर में चलता है। स्केल भले ही छोटी हो पर ये बड़ी मात्रा में मेजर करता है करंट को। अब सेकंड बात करते हैं बी पॉइंट, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। भाई पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये जब सीटी जो करंट ट्रांसफार्मर करंट को मेजर करता है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ऑलवेज वोल्टेज को ही मेजर करेगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो एक कम रेंज के वोल्ट मीटर से हाई वोल्टेज का पोटेंशियल मेजर करना हो तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाकर मेजर किया जा सकता है। जो हाई वोल्टेज की जो लाइंस होती है, ट्रांसमिशन लाइंस, वही जिसकी करंट की बात करें, तो उसी में अगर वोल्टेज को मेजर करना होता है ना, तो इस ट्रांसफार्मर का यूज़ लेते हैं, पीटी का, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स ज़्यादा, सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न्स होंगे। ठीक है, N1 में ज़्यादा टर्न्स, N2 में कम टर्न्स होंगे। ये कम आउटपुट के बनाए जाते हैं, इसका आउटपुट कम आउटपुट के बनाए जाते हैं। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज जो इसकी स्केल होती है ना, 0 से 110 वोल्ट तक ही होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें 0 to 5 एम्पियर तक का स्केल था, तो इसमें जो होती है 0 से 110 वोल्टेज का स्केल होता है। अब ये देखो, अब ये भी बहुत कम है उसकी ट्रांसमिशन लाइन के अकॉर्डिंग, पर ये मेज़र कैसे करता है? ये मल्टीप्लायर में मेज़र करता है। जैसे कि अपन को 10 वोल्टेज अगर शो कर रहा है, तो वहाँ पे 10 नहीं, वहाँ पे 10,000 वोल्टेज भी हो सकता है, वहाँ पे 5,000 भी हो सकता है, वहाँ पे 20,000 भी हो सकता है। तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है मेज़र करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को अर्थ किया जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर की स्केल कई हज़ार वोल्टेज मेजर करने हेतु बटी रहती है। इसको है ना, जब भी अपन कनेक्ट करेंगे ना, तो जो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ना, इसको अर्थिंग जरूरी होती है। अर्थिंग क्यों जरूरी होती है और कौन सी अर्थिंग जरूरी होती है वो देखो। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए कि उसकी बॉडी या फ्रेम आवरण अर्थिंग टर्मिनल बने हुए हैं या उन्हें अर्थिंग ELCB या RCCB से जोड़ा गया है कि नहीं। इतनी मतलब कि उसको अंदर एक मतलब कि उसको सावधानी रखनी चाहिए होती है, इसलिए उसको अर्थिंग करना ज़रूरी होता है। अर्थिंग भी कौन सी, ELCB या RCCB। अब ये कौन सी अर्थिंग होती है देख लो, एक बार अर्थिंग को भी देख लो। ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और RCCB का मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और MCCB का होता है मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर। ये फुल फॉर्म से पूछ भी सकते हैं, तो थोड़ा इसको याद कर लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के डायग्राम की। तो इसका डायग्राम कैसा होता है? तो देखो, डायग्राम ये कुछ इस प्रकार का होता है। दो जो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ये कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे अपना जो वो हाई ट्रांसमिशन लाइन की जो वाइंडिंग्स जो वायर से वो जा रखे हैं, उसी के यहाँ पे ट्रांसफार्मर को जोड़ा गया। ये देखो, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ठीक है, ये उसका उल्टा है एम्पियर मीटर का। ठीक है, इसकी स्केल की रेंज 0 to 100 वोल्ट है। ये देखो, अर्थिंग पॉइंट करा हुआ है इसके अंदर, और ये इसका मैग्नेटिक कोर है, और ये कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होता है। अब अपन ने पढ़ लिया है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के पार्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। भाई ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर ये एक थोड़ा अलग तरह का ट्रांसफार्मर होता है।
मतलब कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर सभी ट्रांसफार्मर से थोड़ा सा अलग होता है। इसके बारे में जानते हैं कि ये सेल्फ इंडक्टेंस के प्रिंसिपल वर्क करता है। जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं सब म्यूचुअल पे वर्क करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन पर। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ना वो सेल्फ इंडक्शन पर वर्क करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर पर केवल एक ही वाइंडिंग की जाती है। मतलब कि सभी ट्रांसफार्मर में अपन देख रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग अलग है, सेकेंडरी वाइंडिंग अलग है, पर इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होती, सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। और वही प्राइमरी और सेकेंडरी में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है आगे देखेंगे, ठीक है। इस वाइंडिंग का कुछ भाग प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉमन होता है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल दो ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है, सेम दूसरे ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है। एक ही वाइंडिंग होने के कारण इस ट्रांसफार्मर में कॉपर की बचत होती है, ठीक है। भाई दो वाइंडिंग होगी तो ज़्यादा कॉपर चाहिए होगा, वाइंडिंग कॉपर की बनती है, तो इसके अंदर एक ही होती है तो वो कॉपर को बचत होता है यहाँ पे। इसके द्वारा चेंजेबल आउटपुट वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि दूसरे में अपन चेंजेबल आउटपुट वोल्टेज टर्न्स को चेंज करने पर हो रहा था, पर इसमें ऐसा नहीं है, टर्न्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे और अपन को चेंजेबल आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा देखो, इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिक रूप से अलग अलग नहीं होती हैं। ये पूरा दूसरे ट्रांसफार्मर का उल्टा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। उनमें सेपरेट होती है इलेक्ट्रिक रूप से, मैग्नेटिक रूप से जुड़ी रहती है, पर इसमें इलेक्ट्रिक रूप से सेपरेट नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखो ये ट्रांसफार्मर का चित्र है। जैसे कि देखो इसके अंदर टोरिडियल कोर वाइंडिंग होती है, मतलब कि ये घुमावदार जो अपने पास वाइंडिंग होती है ना, उस कॉपर की वाइंडिंग इसके ऊपर की जाती है। ये गोल गोल शेप की होती है और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट अपन ले सकते हैं। ये बीच में कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है। मतलब कि है ना, एक तरीके से इसको समझ सकते हैं फैन का जो रेगुलेटर होता है ना, किस प्रकार फैन का रेगुलेटर को अपन घुमा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पीड को, उसी प्रकार ये वर्क करता है। अपन ये कार्बन ब्रश को ऐसे पकड़ के यूँ घुमाएंगे, कार्बन ब्रश इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर पूरा अपन यू रोटेट करा सकते हैं। यहाँ से इनपुट आउटपुट ले लेंगे और जब ये स्केल एक तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग नंबर पे ले जाने से अपन को अलग अलग तरह का वोल्टेज मिलेगा। अब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ है देखो, जब कार्बन ब्रश सपोज 2 पे है तो 2 के इस साइड वाला भाग तो प्राइमरी हो जाएगा, इस साइड वाला भाग हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। कार्बन ब्रश सपोज 5 पे है तो ये हो जाएगा प्राइमरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये मतलब कि खुद ब खुद ही चेंज कर लेता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो ये एक तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर है, थोड़ा अलग टाइप का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये इसका इंटरनल डायग्राम है। सपोज यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रखा है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये हो गई, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। अब कार्बन ब्रश को अपन थोड़ा आगे ले जाएंगे तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, तो ये खुद ब खुद चेंज कर लेता है। अब देखो कार्बन ब्रश और इस जो लाइन की दोनों वायर से अपन तो आउटपुट ले सकते हैं, और यहाँ दोनों जो ये इसके टर्मिनल्स है वाइंडिंग के, इससे अपन इसको इनपुट देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये था ऑटो ट्रांसफार्मर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यूजेस के बेस पर। अगला ट्रांसफार्मर है हमारा यूजेस के बेस पर कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। यूजेस के बेस पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एक होता है, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं वितरण परिणाम मित्र, ट्रांसफार्मर मतलब होता है परिणाम मित्र, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैंने पहले ही बताया था कि ये गली मोहल्लों कॉलोनी के बाहर लगा हुआ रहता है, जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक पावर के वितरण के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ होगा तथा विशेष उद्देश्य के लिए इसका निर्माण होता है, इन्हें वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। इन ट्रांसफार्मर की दक्षता वितरण क्षेत्र के भार के अनुसार तय की जाती है तथा इनकी वोल्टेज जन प्रयोगी एवं सुरक्षित मान पर रखी जाती है। मतलब कि जो जन प्रयोगी जैसे मानवता को इसके से कोई भी हानि ना पहुँचे, इस तरीके से इसकी वाइंडिंग को बनाया जाता है। मतलब कि कोई हाई फाई भी नहीं बनाया जाता, और मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइंस के लिए ये यूज़ में किया जाता है। इन ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा 6.6 0.4 वोल्ट या 11 kV या 0.4 kV तक होती है, ठीक है। इन ट्रांसफार्मर में 33 kV तक, 66 kV तक, 220 kV तक के वोल्टेज की रेंज पर लाने का भी कार्य करती हैं। मतलब कि इतना भी इसमें अपन मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम वो 750 kVA तक होती है। ये 24 आवर कार्यरत रहते हैं। मतलब कि जो इनकी कैपेसिटी होती है ना वो 750 किलो वोल्ट एम्पियर तक की रहती है। इतना ये करंट पावर मेजर कर सकती है, वोल्टेज को मतलब ट्रांसफर कर सकती है, करंट को ट्रांसफ़र कर सकती है। ये ट्रांसफार्मर तो, और ये 24 आवर्स कार्यरत रहते हैं। मतलब कि ये 24 घंटे चलने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। आपको सबके घरों में जो बिजली आती है वो 24 घंटे आती है, पूरा 24 आवर्स आती है। तो जो ये ट्रांसफार्मर के कनेक्ट होके ही आती है, तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं पूरे 24 आवर्स वर्क करते रहते हैं, ठीक है। 24 आवर चलने के कारण इसकी स्थिर हानि आयरन लॉस, जिसे आयरन लॉस भी कहते हैं, अतः डिज़ाइन में इसका मान कम रखा जाता है तथा ऑल डे एफिशिएंसी अच्छी हो। पूरे दिन ये 24 आवर्स इसकी एफिशिएंसी अच्छी बनी रहे, इसके लिए इसका डिज़ाइन में मान कम रखा जाता है। मतलब कि इसकी डिज़ाइन होती है ना छोटी होती है,
बड़े ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ताकि इसकी एफिशिएंसी बड़े है और बढ़कर के देवे अच्छी एफिशिएंसी होवे, ठीक है। आधे लगभग आधे भार पर ही 50% भार वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट की दक्षता अधिकतम रखी जाती है, ठीक है। तो इसकी कुल मिलाकर एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, नाम से पता चला पावर ट्रांसफार्मर मतलब कि थोड़ा पावरफुल होगा, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग यूज जनरली एक स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। जब भी हम एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक अपन इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेंगे, पावर को ट्रांसफर करेंगे, तो इस ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये एक तरीके का बूस्टर का काम करता है एफिशिएंसी को, मतलब कि बढ़ा करके इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसको सब स्टेशन, जीएसएस, इलेक्ट्रिक पावर हाउस, उन पे ये यूज़ किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज पर कार्यरत कर रहते हैं तथा इनका भार उचित समायोजन और नियंत्रण पर इन पर कार्य करते हैं। मतलब कि इनके ट्रांसफार्मर की जो हाई वोल्टेज पर ये वर्क करते हैं, मतलब कि हाई वोल्टेज के लिए ही बनाए जाते हैं इनको। इन ट्रांसफार्मर का निर्धारित 1 MVA से अधिक होता है, मतलब का इनका जो रेटिंग होता है ना वो 1 MVA से अधिक होता है, मेगा वोल्ट एम्पियर से अधिक होता है, ठीक है। इनका उपयोग पावर केंद्रों, कर्मशालाओं, फैक्ट्रियों तथा इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जीएसएस में किया जाता है। मतलब कि कर्मशाला मतलब कि फैक्ट्री हो गई और जीएसएस हो गए, पावर सब स्टेशंस हो गए, पावर हाउस हो गए, वहाँ पे इस ट्रांसफार्मर का यूज़ जो है किया जाता है। तो यूज़ का अगर पूछे तो आप ये वाला टॉपिक, ये वाली लाइन लिख सकते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर का कहाँ यूज़ होता है, तो इन जगह यूज़ होता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप तथा स्टेप डाउन दोनों प्रकार के होते हैं। ये बिजली को बढ़ा करके भी दे सकते हैं और बिजली को कम करके भी दे सकते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। सब स्टेशन पर भार अधिकतम होने पर ट्रांसफार्मर को चालू किया जाता है। अगर सब स्टेशन पर भार अधिक है, लोड ज़्यादा है, तो इसको चालू किया जाता है, अन्यथा कम भार पर इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। इस तरह के पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता फुल डे एफिशिएंसी पर अधिकतम रखी जाती है, मतलब कि इसकी फुल डे एफिशिएंसी अच्छी रहे, इसलिए जब भी अगर लोड बढ़ेगा सब स्टेशन पे या कहीं पे भी, तो इसको ऑन करा जाता है, वरना इसको बंद रखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है फेजेस के बेस पर। फेज के बेस पर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज से आप समझ ही चुके होंगे कि RYB, रेड येलो ब्लू, और 3 फेज मतलब कि तीनों लाइन होगी, तीनों में करंट आएगा, ठीक है। AC का ही होगा तीनों। और सिंगल फेज में एक फेज और एक करंट होगा, एक फेज और एक न्यूट्रल होगा। 3 फेज के अंदर तीनों फेज होंगे, ठीक है। अब 3 फेज के अंदर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर का निर्माण कोर या शेल द्वारा किया जाता है। आमतौर पर इसका निर्माण प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए मैग्नेटिक कोर के यूज़ द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो बेसिक पढ़ाना ट्रांसफार्मर का वो इसके अंदर है पूरा, मैं पढ़ के बता देता हूँ, बाकी पूरा वो का वो ही है, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर 3 फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जुड़े होते हैं। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें 3 फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जुड़े होते हैं जो कोर टाइप के होते हैं। और साथ ही शेल टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उसमें 3 फेज सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर जुड़े होते हैं जो शेल टाइप के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल कोर टाइप के 3 फेज ट्रांसफार्मर। मुख्य भाग 3, इसमें 3 लेग होते हैं और 2 योक होती है, मतलब 2 इसकी बॉडी होती है और 3 इसमें लेग होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। साथ ऐसा बनाया जाता है जो इनके बीच में मैग्नेटिक पाथ को बनाता है, इस प्रकार से सेट करता है कि इनका मैग्नेटिक पाथ इस तरीके से इजी वे में फ्लो हो सके इनका फ्लक्स, ठीक है। प्रथम भाग के लिए दोनों वाइंडिंग एक संकेंद्रित मतलब कि एक सेंटर में वाउंड होती है, मतलब कि मिडल लिम्ब होगा तो उसके अंदर ही वाइंडिंग को रखा जाएगा, ठीक है। अधिकतर ये सिलेंड्रिकल कोयल का यूज़ वाइंडिंग के रूप में किया जाता है और सिंगल फेज के प्रत्येक वाइंडिंग पेयर लेग को वाउंड किया जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं प्रिंसिपल की। 3 फेज जो ये ट्रांसफार्मर होते हैं ना, फेजेस के बेस पर वर्किंग प्रिंसिपल। 3 फेज के ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। वही अपन ने पढ़ा था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट तो सेपरेट होगा इसके अंदर, पर ये मैग्नेटिक रूप से एक दूसरे से जो वाइंडिंग रहती है वो कनेक्ट होती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य तौर पर एक ट्रांसफार्मर 2 इंडक्टिव कोयल और 2 वाइंडिंग से बना होता है। एक ट्रांसफार्मर के अंदर 2 इंडक्टिव कोयल, 2 वाइंडिंग ही होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैग्नेटिक तरीके से जुड़े रहते हुए इन इंडक्टिव कोयल को इलेक्ट्रिक तरीके से अलग अलग किया जाता है। मैग्नेटिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं, कोर में फ्लक्स मूव करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग सेपरेट रहती है। जब प्राइमरी वाइंडिंग को ऐसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण होता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में साथ संबंधित स्थापित करने के लिए मुख्य फ्लक्स का यह मैग्नेटिक पाथ दिखाया जाता है। फ्लक्स की मात्रा जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जुड़ी होती है उसे मुख्य फ्लक्स तथा उपयोगी फ्लक्स कहा जाता है, जबकि फ्लक्स की मात्रा जो संबंधित नहीं होता उसे लीकेजिंग फ्लक्स कहा जाता है। मतलब कि देखो, ऐसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो ऐसी प्रकार का इसके अंदर फ्लक्स जनरेट होगा, जो प्राइमरी में जनरेट होगा वही सेकेंडरी में भी जनरेट होगा। तो ये
बात कही गई है। ये ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करते हैं, बाकी कुछ सेल पे करते हैं, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। डेफिनेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो वही डेफिनेशन है कि ट्रांसफार्मर पैसिव स्टैटिक डिवाइस होते हैं जो इनपुट पावर एंड फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए उसके वोल्टेज या करंट को बढ़ाकर उस पावर को एक इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरी इलेक्ट्रिक सर्किट में ट्रांसफर करते हैं। उस युक्ति को, उस डिवाइस को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। सिंपल सी इसकी ये डेफिनेशन है भाई। ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन आ जाए किसी भी प्रकार की तो अपन ये मेन बेसिक डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है थ्री फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कनेक्शन, ठीक है। अब जो थ्री फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं ना, इसके अंदर जो वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं। थ्री फेज से तो आप यही समझ चुके होंगे जिसमें आर वाई बी होती है, तीनों लाइन होती हैं, मतलब कि इसके अंदर स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का बात करी जाएगी। स्टार कनेक्शन के अंदर भी आर वाई बी होता है और एक न्यूट्रल होता है, स्टार शेप का ये स्टार कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसके अंदर न्यूट्रल नहीं होता है, तीनों अपने पास फेज ही होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाई वाई, जिसको अपन स्टार टू स्टार कनेक्शन बोलते हैं। स्टार टू स्टार कनेक्शन में ये स्टार है, ये भी स्टार कनेक्शन है, लाइन 1 2 3 और एक न्यूट्रल है। इसमें आर वाई बी और एक न्यूट्रल है, एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग है, एक तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग है, बीच में कोर है। इसमें कोर को इस तरीके से दर्शाएंगे 1 2 3। जो दूसरे ट्रांसफार्मर अपन पढ़ रहे थे ना, उसमें कोर सिर्फ 1 और 2 ही करके दर्शा रहे थे, पर जब थ्री फेज की बात करेंगे तो ये 3 तरह की कोर इसके अंदर यूज़ होगी, ठीक है। 3 तरह की, मतलब इसमें इसका डिनोट इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका, ये तो हो गया अपना एक्सटर्नल डायग्राम। अगर इंटरनल की बात करें, जैसे कि ये एक ट्रांसफार्मर है, ये एक ट्रांसफार्मर है पूरा, ये थ्री फेज वाइंडिंग है, प्राइमरी सेकेंडरी। ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, ये तीसरा ट्रांसफार्मर है, 1 2 3, ठीक है। इधर अपना प्राइमरी वाइंडिंग है सबकी, इधर अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग है, आर वाई बी न्यूट्रल, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 और न्यूट्रल है, स्टार कनेक्शन है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन कैसे करा जाता है, मतलब कि इसका कनेक्शन किस प्रकार करा जाता है। जैसे कि इस ट्रांसफार्मर की ये फर्स्ट और सेकंड, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग टर्मिनल है। एंडिंग टर्मिनल को इस सेकंड ट्रांसफार्मर के भी एंडिंग टर्मिनल को इस थर्ड ट्रांसफार्मर के भी एंडिंग टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करके एक न्यूट्रल को बना लेंगे, ठीक है। इसका एंड और इसका एंड, तीनों का एंड लेके न्यूट्रल बना लिया। अब इसका एक बच गया, इसका एक बच गया और इसका भी एक बच गया, उनको अपन 3 लाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। इस तरफ भी देखें तो इस प्रकार भी ऐसे ही होगा, आर वाई बी है, जैसे कि ये न्यूट्रल है, इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, ये 3 अलग अलग ट्रांसफार्मर है। इनके ये एंड पॉइंट को अपन ये न्यूट्रल बना दिया और बचा एक ऊपर वाला स्टार्टिंग टर्मिनल, इसको आर वाई बी नाम दे दिया। ये अपना स्टार टू स्टार कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन स्टार कनेक्शन की कुछ थ्योरी की, कि स्टार कनेक्शन में थ्री वाइंडिंग के स्टार्टिंग सिरे टर्मिनल को जोड़कर थ्री फेज L1 L2 L3 से अंतिम सिरे को जोड़ा जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग टर्मिनल पर न्यूट्रल बाहर निकाल दिया जाता है। तीनों वाइंडिंग थ्री फेज में 120 डिग्री के एंगल डिफरेंस पर, फेज डिफरेंस पर जुड़ी रहती हैं। ऑफकोर्स इसके अंदर 120 का फेज डिफरेंस एंगल है, जैसे कि ये देखो, एक वाइंडिंग ये, एक वाइंडिंग ये, एक वाइंडिंग ये, तो इसके बीच का जो एंगल होगा ना वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के कंस्ट्रक्शन। इस प्रकार से किए जाते हैं कि इस तरह के कनेक्शन पर आए थ्री फेज या 4 प्रणाली के लिए किए जाते हैं। इसमें लाइन वोल्टेज 2 फेज के मध्य मापा जाता है। इसके अंदर अपन को लाइन वोल्टेज मापना होगा ना, 2 फेज के मध्य मापेंगे, मतलब कि आर वाई, वाई बी और बी आर, अपन को वोल्टेज मेजर करना होगा, 2 लाइनों के बीच में मेजर करते हैं। फेज वोल्टेज को सिंगल फेज में न्यूट्रल में, अगर लाइन वोल्टेज मेजर करेंगे तो 2 लाइनों के बीच, फेज वोल्टेज को मेजर करेंगे तो सिंगल फेज और न्यूट्रल के बीच में अपन मेजर करेंगे, ठीक है। स्टार कनेक्शन के अंदर अपन ने ये कन्वर्जन और जब इसका रिलेशन पढ़ा था उसमें भी अपन ने ये बात पढ़ी थी कि इसका लाइन वोल्टेज VL बराबर होता है √3 VPH के। इसका लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 फेज वोल्टेज के। स्टार कनेक्शन के अंदर डेल्टा में उल्टा होता है इसका। डेल्टा में क्या होता है कि इसके अंदर लाइन करंट बराबर होती है √3 लाइन फेज के। डेल्टा का अंदर ये रिलेशन होता है, ठीक है। स्टार के अंदर लाइन करंट बराबर होती है फेज करंट के। वोल्टेज √3 VPH होता है, करंट दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। इस मेथड का प्रयोग हाई वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इसका हाई वोल्टेज के लिए इसका अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन। ये कैसा होता है? ये एक डेल्टा कनेक्शन बन रखा है ट्रायंगल शेप का, और ये भी एक डेल्टा कनेक्शन बन रखा है ट्रायंगल शेप का। बीच में 3 फेज का डिनोट करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 कोर का कुछ इस प्रकार से इसको डिनोट कर दिया। अब देखो ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल बनता है मतलब कि इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि ये L1 L2 L3 तीनों लाइन हो गई, ये हो गया R Y B,
ये तीनों आर वाई बी फेज हो गए, ये 3 लाइन हो गई, ठीक है, ये कोर हो गई। तो ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन गया। इसका अब कनेक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि ये एक ट्रांसफार्मर है अपने पास, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, एक ट्रांसफार्मर, ये दूसरे ट्रांसफार्मर, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये इसके दोनों टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये थर्ड ट्रांसफार्मर, इसके दोनों टर्मिनल, इसके दोनों टर्मिनल। अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। कनेक्शन ऐसे करते हैं जैसे कि इसका L1, मतलब कि इस ट्रांसफार्मर के ये कनेक्शन और ये कनेक्शन, इसमें ये और ये, इसमें ये और ये। अब कैसे कनेक्ट होंगे, इसका जो फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट वाला, वो हमेशा लास्ट से कनेक्ट किया जाएगा, और इसका जो लास्ट वाला होगा ना, वो इसके फर्स्ट से कनेक्ट करा जाएगा। मतलब कि लास्ट को फर्स्ट से कनेक्ट करना है, लास्ट टर्मिनल को फर्स्ट से। इसका लास्ट इस वाले के फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा, इसका लास्ट इस वाले के फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा, इसका लास्ट इस वाले के फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे ही कनेक्शन करा हुआ। इस प्रकार कनेक्शन करेंगे ना, तो ये 3 टर्मिनल निकल के आएंगे, ये L3, L2 और L1। तो यहाँ से अपन इसमें सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। इधर भी यही है, आर वाई भी है। इसमें देखो, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट कनेक्ट कर दिया, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट कनेक्ट कर दिया, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट अपन ने कनेक्ट कर दिया, आर वाई भी हो गया। पूरा कनेक्शन इस प्रकार से अपन डेल्टा में करते हैं। स्टार में अलग है, न्यूट्रल बनाया जाता है, इसमें न्यूट्रल नहीं बनता, ठीक है। अब बात करेंगे स्टार टू डेल्टा कनेक्शन की। वो तो था स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा। अब बात करेंगे स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, फिर बात करेंगे डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। मतलब कि ये इजी है। ये 3 ट्रांसफार्मर अपन ने यूज़ करें हैं। ये 3 फेज के लिए यूज़ है, इधर लाइन है, इधर आर वाई बी इसका फेज बता रखा है, ठीक है। अब देखो, इधर कह रहा है स्टार टू डेल्टा, मतलब इधर तो कर दो स्टार कनेक्शन, इधर कर दो डेल्टा कनेक्शन। स्टार कैसे करेंगे, ये इसका फर्स्ट और ये इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट और इसका लास्ट, तीनों को कनेक्ट करके न्यूट्रल बना देंगे। इसमें से एक बचा, इसमें से एक बचा, इसमें से एक बचा, जिसको अपन लाइन अपन नाम दे देंगे। यहाँ पे लाइन कनेक्ट कर लेंगे, ये इसका न्यूट्रल बन जाएगा। डेल्टा में कैसे करेंगे, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट और इस वाले का फर्स्ट, तीनों को कनेक्ट करके 3 टर्मिनल बनेंगे। उसको अपन ये वाले 1 2 3, इसको अपन इसको फेज दे देंगे। तो ये हो गया स्टार टू डेल्टा। डेल्टा टू स्टार में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इधर बना दो डेल्टा, इधर बना दो स्टार। ये इसका देखो, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट और ये वाला फर्स्ट, मिलके बन गए 3 टर्मिनल। ये हो गया डेल्टा। स्टार कैसे बनाएंगे, इस वाले का भी लास्ट, इसका भी लास्ट, इसका भी लास्ट टर्मिनल, ठीक है, जोड़ देंगे। इसमें से एक बचेगा, इसमें से एक बचेगा, इसमें से एक बचेगा, ये तीनों आर वाई बी हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो इस प्रकार से 3 फेज ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन है वो अपन करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ओपन डेल्टा, जिसको अपन वीवी कनेक्शन भी बोलते हैं, और एक होता है स्कॉट कनेक्शन, जिसको टीटी कनेक्शन भी बोलते हैं। अब ये क्या, ये भी 3 फेज के लिए ही काम में लिया जाता है। ये डेल्टा के लिए, ये स्टार के लिए। अब ये क्या होता है, देखो ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन क्या होता है, इसमें 2 ट्रांसफार्मर को भी इस तरीके से बना दिया जाता है कि वो तीनों ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। चलिए इसकी थ्योरी को समझते हैं। देखो, इन कनेक्शन में ट्रांसफार्मर की कोइल को कनेक्शन से बाहर रखा जाता है। कोइल को बाहर रखे जाने पर भी इसमें अनबैलेंस कनेक्शन नहीं होता है। जो ये ट्रांसफार्मर होता है ना, इसमें जो इनकी कोइल होती है ना, उनको कनेक्शन के बाहर रखा जाता है, पर भी इसमें बाहर रखे जाने पर ये अनबैलेंस कंडीशन नहीं कहलाती है, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन में सिंगल फेज की वोल्टेज शेष दोनों फेज की वोल्टेज के योग तथा अपोजिट डायरेक्शन की होती है, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन में जो सिंगल फेज की वोल्टेज होगी ना, वो शेष दोनों फेज के वोल्टेज के सम के बराबर होगी, ठीक है। एक कोइल कनेक्शन में ना लाने पर भी शेष दोनों कोइल का पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होता है। शेष दोनों कोइल सीरीज में जुड़कर इसे पूरा करते हैं। मतलब कि इसमें दो ही ट्रांसफार्मर है, पर ये तीन ट्रांसफार्मर की तरह ये वर्क करेगा। पर इसमें कुछ ना कुछ तो कमी भी होगी, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर कम है इसके अंदर। तो देखो, इस प्रकार के कनेक्शन में फेज करंट 42.23% कम हो जाती है। जो भी अपन को करंट का मिलता है 100%, उसमें से अपन को 42.23% कम मिलती है इस प्रकार के कनेक्शन में, ठीक है। इस प्रकार के कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर का यूज़ ग्रामीण एरिया में विद्युतीकरण, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इस प्रकार का कनेक्शन किया जाता है, में अधिक होता है, क्योंकि शुरू में भार कम होता है, वे भार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इन कनेक्शन का यूज़ डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन यूजेस कहाँ पे होते हैं, इस मेथड का यूज़ लो वोल्टेज एवं लो पावर वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्कॉट कनेक्शन और टीटी कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन क्या होता है भाई, और टीटी कनेक्शन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है टीटी कनेक्शन। अब देखो, यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर है, ठीक है। एक ये ट्रांसफार्मर है और एक ये वाला ट्रांसफार्मर है। इसके भी दोनों टर्मिनल ये रहे, इसके भी दोनों टर्मिनल ये रहे। इस वाले का जो लास्ट टर्मिनल होगा ना, वो इसकी वाइंडिंग के ऊपर अपन मूवमेंट करा सकते हैं इसको।
इसका लास्ट टर्मिनल होगा, इसकी वाइंडिंग पे मूवमेंट करा सकते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी और इस वाले की प्राइमरी सेकेंडरी है, पर इसका जो लास्ट टर्मिनल होगा ना उसको यहाँ पे मूवमेंट कराएंगे, इसको भी लास्ट में मूवमेंट कराएंगे। मतलब कि ये टी शेप बन रहा है। कैसे बन रहा है आगे देखेंगे, ठीक है। ये सेंटर टेपिंग कर रखी है एक तरीके से, इसको अपन मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक ट्रांसफार्मर है जिसके दोनों सिरे ये रहे, ये दूसरा ट्रांसफार्मर जिसके दोनों सिरे ये रहे, और इसका एक सिरा इस पर अपन मूव करा रहे हैं, ठीक है। और शेप इसका टी है, ये देखो टी। पर ये प्राइमरी वाइंडिंग है पूरा, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है पूरा, ठीक है। ये वाला जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना वो पूरा ये रहा, ये मूवमेंट करा रहा, और ये दोनों इसके सिरे हैं, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग ये अलग है, ये रही सेकेंडरी वाइंडिंग। ये भी ऐसे ही है, 1 और 2 टर्मिनल्स, एक ट्रांसफार्मर ये रहा, 1 और 2 टर्मिनल्स, एक ट्रांसफार्मर ये रहा। इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के ऊपर इस ट्रांसफार्मर का एक टर्मिनल मूव करा रहे हैं, ये रहा। इसका शेप देखो, ये टी शाइप, टी शेप का, इसलिए इसको टी कनेक्शन बोलते हैं। और इस जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं टीजर ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये है मेन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। और इसका अपन वोल्टेज अगर मेज़र करेंगे ना, चाहे यहाँ से यहाँ करें, यहाँ से यहाँ करें, या यहाँ पे यहाँ, अगर वोल्टेज मेजर करेंगे तो इक्वल वोल्टेज आएगा। अगर 100 है तो 100 वोल्टेज आएगा, 200 है तो सभी में 200 आएगा, ठीक है। कहीं पे मेजर कर लो, इसके अंदर इक्वल रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ल्स एब स्कॉट द्वारा प्रथम बार इसका प्रस्ताव दिया गया, उन्हीं के नाम पर पड़ गया इसका नाम, ठीक है। चार्ल्स एब स्कॉट नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि इस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, उसी के नाम पे पड़ गया कि भाई ये होगा स्कॉट कनेक्शन टी ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस कनेक्शन में 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस कनेक्शन से 3 फेज से कन्वर्जन टू ट्रांसफार्मर की सहायता से पूर्ण किया जाता है, ठीक है। 2 ट्रांसफार्मर का यूज़ करा है और 3 फेज का अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3 फेज सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट एवं कनेक्शन रेशियो माना गया है, क्योंकि कनेक्शन टी की शेप में होता है तो इसे टी कनेक्शन भी कहते हैं, ये टी शेप का। एक ट्रांसफार्मर पर सेंटर टैपिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग पर होती है तथा मेन ट्रांसफार्मर भी इसे कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल अवस्था में होता है, ये हॉरिजॉन्टल अवस्था में सेंटर टैपिंग होती है एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो ये अभी समझा था वही है। दूसरे ट्रांसफार्मर पर 0.866 टैप होती हैं तथा इसे टीजर ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये देखो टीजर ट्रांसफार्मर कहते हैं, टी शेप की इस पर कनेक्शन होता है। ये इसका रेशियो है, कैपेसिटी अपॉन रेटिंग रेशियो है इसका, टी कनेक्शन है जो वी कनेक्शन के समान है, ठीक है। 100√3/2 = 86.6% रेशियो याद रखो तो आप रखो, वरना अब थोड़ी याद कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशन यूजेस की बात करते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। इस मेथड का यूज़ 2 फेज सप्लाई पर वर्क करने वाली इलेक्ट्रिक बर्नर भट्टी को 3 फेज सप्लाई से ऑपरेट करने के लिए किया जाता है और वेल्डिंग में किया जाता है। मतलब कि एक ऐसी बर्नर आती है, एक भट्टी आती है जो इलेक्ट्रिक से चलती है। वो बर्नर में क्या 3 कनेक्शन कनेक्ट होते हैं, आर वाई बी से तो वो कनेक्ट होता है, पर वो काम करती है 2 फेज़ के ऊपर, 2 फेज़ ही चाहिए होता है, तो उसमें ऐसा कन्वर्जन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो वेल्डिंग मशीन होती है, जो लोहे को अपन चिपकाते हैं तो जहाँ वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें भी इस ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। वो वेल्डिंग मशीन इसी कारण चलती है। तो ये अपन ने मेन बात कर ली। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये टॉपिक अपना ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आता है कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की कूलिंग भी तो ज़रूरी है, तो कूलिंग की बात करते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अपना जो टॉपिक है ये रहा कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट ना होने के कारण इसका कूलिंग जो है कठिन होता है। अब देखो मोटर और जनरेटर में क्या होता है कि रोटेटिंग पार्ट होता है, तो उसी में ही अपन फैन को कनेक्ट कर देते हैं, तो उनका जो कूलिंग सिस्टम है वो भी साथ का साथ चलता रहता है। पर ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, सारी इसमें तो वाइंडिंग और कोर और बॉडी और फ्रेम ये सब कुछ ही होता है। तो इसका कूलिंग कैसे होगा वही अपन पढ़ेंगे। इसका कूलिंग कठिन होता है क्योंकि रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, तो कैसे होगा वो अपन पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर बढ़ने के कारण बाहरी वातावरण का ताप आयरन और कॉपर लॉसेस का कारण बनता है, ठीक है। जो है ना इसके अंदर अब देखो बाहर का भी टेम्परेचर होता है और अंदर वाइंडिंग्स करंट फ्लो होती है, तो इनका भी टेम्परेचर होता है, तो है ना ये इसके आयरन और कॉपर लॉसेस का कारण बनता है। इसी के कारण इसके अंदर आयरन और कॉपर के लॉसेस होते हैं। इससे बढ़ते टेम्परेचर के कारण इंसुलेशन नष्ट हो जाता है और इस कारण ट्रांसफार्मर जल सकता है, ठीक है। इस प्राइमरी और इसका हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में इंसुलेशन को अपन लगाते हैं,
तो अगर ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहता है तो उसका जो इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा, और इंसुलेशन ख़राब होने से दोनों वाइंडिंग आपस में टकरा जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और अपना ट्रांसफार्मर है जो जल जाएगा, उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। सामान्यतः दो प्रकार के ट्रांसफार्मर काम लिए जाते हैं। कौन से? ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और है ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, एक तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, सूखे ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर। मतलब कि जो आपके गली के बाहर जो आप ट्रांसफार्मर देखते हो ना भाई, वो होता है उसके अंदर जो बड़ा सा टैंक दिखाई देता है ना बीच में, वो पूरा ऑयल से भरा हुआ रहता है, उसमें इतनी सी भी जगह नहीं रखते हैं कि वो खाली रह सके, पूरा उसको ऑयल से पैक करा जाता है और फिर उसमें वाइंडिंग को डुबो के रखा जाता है। तो ये ऑयल इमर्स टाइप के ट्रांसफार्मर भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कूलिंग पे। एक तो ड्राई टाइप और एक होता है ऑयल इमर्स। अब इनके भी अंदर पार्ट हैं अलग अलग, जैसे कि बड़े ट्रांसफार्मर में अलग तरीके से कूलिंग होती है, छोटे ट्रांसफार्मर में अलग तरीके से कूलिंग होती है, तो वो अपन भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है? एयर नेचुरल और एयर फोर्स्ड। एक तो नेचुरल तरीके की एयर भी इसको कूल करती है, और एयर फोर्स्ड मतलब कि एयर को फोर्सफुली अपन उसके अंदर ट्रांसफार्मर के ऊपर, बॉडी के ऊपर अपन लगाते हैं, जैसे कि फ़ैन हो गया या ब्लोअर का यूज़ लेते हैं अपन, उसकी वजह से अपन उसको ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर। ऑयल इमर्स में क्या होता है कि ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड। ऑयल फोर्स्ड और वाटर फोर्स्ड, ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कूलिंग के बेस पर सबसे पहले ड्राई टाइप के पढ़ेंगे, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एयर नेचुरल एयर और एयर फोर्स्ड। फिर ऑयल इमर्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो नेचुरल एयर में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग सिस्टम, एयर द्वारा ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को नेचुरल रूप से कूल किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर के अंदर हीटिंग जनरेट होती है वाइंडिंग और करंट, वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो के कारण, तो उसके अंदर टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, तो उसको नेचुरल रूप से इसको कूल किया जाता है। नेचुरल रूप से जो एयर होती है ना, वो इसको कूल करती है। नेचुरल सेवन के माध्यम से गर्म एयर को बदलकर कूल एयर को ट्रांसफार्मर की बॉडी पर डालकर कूल किया जाता है। ये केवल 1.5 MVA तक के ट्रांसफार्मर के लिए उचित है। मतलब कि जो 1.5 MVA तक का ट्रांसफार्मर होगा या फिर उससे कम का रेटिंग का ट्रांसफार्मर होगा, उसमें ही नेचुरल एयर का काम होगा, वरना तो अपन को फैन ब्लोअर ये एक्स्ट्रा पूरा अपन को लगाना पड़ेगा। और है ना, इसमें क्या किया ना, साइड में वो लगा हुआ रहता है रेडिएटर, मतलब इसमें कूलिंग ट्यूब्स लगी हुई रहती है ट्रांसफार्मर के ऊपर, उभरी उभरी ऐसी पत्तियाँ लगी हुई रहती हैं। तो वही उसी कारण से नेचुरल एयर जब उन पर टकराती है तो एयर ऐसे बिखरती नहीं है, उनमें ही पत्तियों के अंदर ऐसे वो एक तरीके से बंद हो जाती है एयर, जैसे ही आई टकराई वहीं पर रुक गई, तो उससे वो कूल होता रहता है। ठीक है, तो ये नेचुरल एयर से कूल होते हैं। बी आता है अपना कि एयर फोर्स्ड। वो क्या होता है? इसमें एयर को प्रेशराइज करके टेम्परेचर को कम किया जाता है। फैन एंड ब्लोअर का यूज़ करके एयर को प्रेशराइज तरीके से कोर पर डाला जाता है और टेम्परेचर को कम किया जाता है। देखो, जैसे कि ट्रांसफार्मर है तो उसके बाहर अपन एयर को फोर्स तरीके से भेजेंगे, फैन या फिर ब्लोअर का मदद लेंगे, उसको बाहर जैसे कि फ़ैन लगा दिए, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में लगे हुए रहते हैं, फ़ैन लगे हुए रहते हैं, फिर उसको वाइंडिंग और कोर होती है वो गर्म होती है, तो उसी के ऊपर हवा को ऐसे प्रेशराइज किया जाता है, जिसके कारण वो ठंडी हो जाए जल्द से जल्द। जैसे ही ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर एक निर्धारित की गई सीमा से बढ़ जाता है तो अलार्म एवं रिले सर्किट फैन तथा ब्लोअर को ऑन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया, यूँ तो है नहीं कि वो फैन ब्लोअर पूरे 24 आवर चलते ही रहेंगे, नहीं। जब भी ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो उसमें रिले करंट अलार्म ऐसा सेट करा हुआ रहेगा जिसके कारण वो फैन ऑन हो जाएंगे, और जैसे ही ठंडा होगा वो वापस बंद हो जाएंगे। ये केवल 15 MVA तक की रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग में ली जाती है। जैसे कि ये 1.5 MVA तक के ट्रांसफार्मर था ना, ये 15 मेगावाट एम्पियर तक के लिए ही उपयोग में लिया जा सकता है, एयर फोर्स्ड वाला तरीका। अब नेक्स्ट अपन बात करते ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर। ये जो था ड्राई टाइप। ऑयल इमर्ज में क्या होता है कि है ना, जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसमें ऑयल को भरा जाता है। वो कौन सा ऑयल होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर? ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल की अपन बात करेंगे। ठीक है, ऑयल भी नेचुरल तरीके से ठंडा होगा इसमें, और एयर भी इसमें नेचुरल तरीके से अपन भेजेंगे। कैसे? द ट्रांसफार्मर कोर तथा वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर ऑयल से भरे टैंक में डालकर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है,
जो है ना ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होगी ना, कोर और वाइंडिंग, उसको है ना ट्रांसफार्मर के टैंक में जहाँ पे ऑयल भरा हुआ रहता है उसमें रखा रहता है। ये ऑयल एक प्रकार का इंसुलेशन उपलब्ध कराता है। जो ऑयल होता है ना वो एक तरीके से इंसुलेशन प्राप्त कराता है इसको। जैसे जैसे कोर तथा वाइंडिंग में करंट बढ़ती है इसका टेम्परेचर बढ़ता है। अब जैसे एक ट्रांसफार्मर में करंट प्राइमरी में अपन एसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो उसके अंदर धीरे धीरे करंट बढ़ेगी, तो जैसे ही करंट बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जिस टेम्परेचर मिनरल ऑयल का टेम्परेचर भी बढ़ता है। जब वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें भरे हुए जो मिनरल ऑयल होता है ना उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, उसका भी टेम्परेचर बढ़ता है। इससे ट्रांसफार्मर ऑयल होता है ना वो ऊपर की ओर बढ़ता है और ट्रांसफार्मर टैंक को इंटरनल ऊपरी सतह तक पहुंच जाता है। जब वो धीरे धीरे गर्म होगा ना तो ये ऑयल क्या होता है, इसे फैलता है। जब भी गर्म होता है तो फैलता है, तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। टैंक में भरा हुआ है तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, जहाँ इससे ऑयल को रेडिएटर की सहायता से छोटे छोटे नलियों में फ्लो करते था, नेचुरल एयर को पास करते था, नेचुरल एयर के पास करवा कर ऑयल का टेम्परेचर को कम किया जाता है। ठीक है, अब देखो जब वो धीरे धीरे ऑयल ऊपर बढ़ेगा ना, सपोज कि ये एक ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसके अंदर वाइंडिंग रख रखी है, कोर पूरा सिस्टम रख रखा है, पूरा पैक है, अंदर ऑयल भर रखा है। जैसे ही करंट की सप्लाई देंगे तो इस ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ऑयल भरा हुआ वो भी गर्म होगा। ऑयल गर्म होगा तो वो फैलेगा, फैलेगा तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर ऐसी डिज़ाइन सेट करी जाती है कि साइड के अंदर कूलिंग ट्यूब्स लगी हुई रहती है ऐसे पूरे ट्रांसफार्मर के ऊपर साइडिंग में। तो जब वो ऑयल फैलेगा ना तो वो उन ट्यूब्स के अंदर जाने लगेगा, ऑयल धीरे धीरे ऐसे ट्यूब्स के अंदर जाने लगेगा। जब वो ट्यूब्स के अंदर जाएगा ना तो वो धीरे धीरे ट्यूब्स में जाएगा और बाहर की जो नेचुरल हवा आएगी उसके अंदर वो उन ट्यूब्स को ठंडा करती जाएगी। भरे हुए उस धीरे धीरे जो ऑयल आ रहा है उन ट्यूब्स में सभी में आ रहा है तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा और वो वापस रिसाइकिल चलता रहेगा। गर्म ऊपर उठेगा, ठंडा नीचे जाएगा, ऐसे वो पूरा ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है नेचुरल रूप से जो है ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम केवल 30 MVA रेटिंग के ट्रांसफार्मर के कूलिंग में उपयोग में लिया जाता है। 30 मेगावोल्ट एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर होता है ना वहाँ तक ये सिस्टम काम करता है। जैसे कि ये रहा डायग्राम, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है पूरा, ऊपर कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ रहता है। इसका अपन पूरा कंस्ट्रक्शन अभी पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है आगे। तो पहले ये अपन क्लासिफिकेशन चल रहा है अभी तो। ठीक है, ऑयल टाइप ये सब अपन अभी तो क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये बीच में वाइंडिंग लग रखी है इसकी, यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है। इस टैंक को पूरा ऑयल से भरा हुआ रहता है। ये साइड में रेडिएटर लगे हुए रहते हैं। जब अपन इसको ऐसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये वाइंडिंग गर्म होगी, यहाँ पे लगी हुई कोर भी गर्म होगी और इसमें भरा हुआ जो ऑयल है वो भी गर्म होगा। वो गर्म होगा तो वो फैलेगा, वो फैल के इसमें से बाहर जाएगा। इससे बाहर जाएगा तो यहाँ से ट्यूब्स कनेक्ट होती है जो कि इन रेडिएटर में लगी हुई रहती है, धीरे पतली पतली अलग अलग ट्यूब्स। तो वो धीरे धीरे जब इनमें जाएगा तो नेचुरल रूप से बाहर से हवा भी तो लगेगी तो उन ट्यूब्स को ठंडा कर देगी, तो उनमें भरा हुआ ऑयल भी ठंडा हो जाएगा, तो वापस वो रिसाइकिल के लिए चला जाएगा। इस प्रकार इसके अंदर सिस्टम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड। ऑयल तो नेचुरल रूप से ठंडा होगा और एयर को फोर्सफुली अपन इसके अंदर भेजेंगे। मतलब कि देखो पूरी बात समझो, ये ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर ये वाइंडिंग लग रखी है। यहाँ पे अपन ने ब्लोवर या फिर फैन लगा दिए, इसके चारों ओर यहाँ पे फैन लगे हैं, ब्लोवर लगे हुए हैं। यहाँ पे ये अपना कंजर्वेटर टैंक है, ये मेन टैंक है, यहाँ पे वाइंडिंग है, यहाँ पे रेडिएटर के अंदर ये ट्यूब्स कनेक्ट हैं। तो जो ऑयल है ना वो नेचुरल रूप से तो ठंडा हो गई, साथ में एयर को भी फोर्सफुली अपन इसके ऊपर अपन फोर्स्ड कराएंगे तो वो ऑयल ठंडा हो जाएगा और वो जो वाइंडिंग है वो कोर है वो भी इसके कारण ठंडी हो जाएगी। ये कूलिंग टेक्निक 60 MVA तक के ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग में ली जाती है। सबके लिए अलग अलग है। ये 60 मेगावोल्ट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर में ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, इस कूलिंग तकनीक में ONA मतलब कि ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल की भांति ही ऑयल को रेडिएटर से गुजारा जाता है और ठंडा किया जाता है, परंतु इसमें रेडिएटर पर फैन तथा ब्लोअर द्वारा कूल एयर के झोंका बलपूर्वक गुजारा जाता है, जिससे कि ऑयल जल्द से जल्द कूल हो जाता है। देखो ये वाइंडिंग है, गर्म होगा ऑयल तो इन रेडिएटर के ऊपर आएगा, रेडिएटर की ट्यूब्स में, और रेडिएटर की ट्यूब्स पर एयर को फोर्सफुली मतलब कि फैन या फिर ब्लोअर की हेल्प से फोर्सफुली ओपन जल्द से जल्द उसको ठंडा किया जाएगा। तो फिर इस कारण इसका नाम पड़ा ऑयल नेचुरल और एयर फोर्स्ड। ठीक है, तो ये इस प्रकार से वर्क करता है। नाम से ही पूरी डेफिनेशन अपन इसकी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सी की। सी क्या है? ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स्ड। ऑयल को भी फोर्स तरीके से भेज रहे हैं और एयर को भी फोर्स तरीके से भेज रहे हैं, मतलब कि प्रेशराइज तरीके से भेज रहे हैं। अब ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम, इसमें क्या होता है कि देखो ये ट्रांसफार्मर है, मेन टैंक है ये इसका,
साथ ही साथ यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ रहता है, ये बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक पंप लगा रखा है जो कि ऑयल को फोर्सफुली इसके अंदर भेजेगा, ठीक है। यहाँ से ऑयल फोर्सफुली इसके अंदर जाएगा, वापस ये फोर्स से इसके अंदर भेजेगा। यहाँ पे वाइंडिंग वगैरह पूरी ऑयल के अंदर डूबी हुई है, मेन टैंक की है। और यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर लगा रखा है, मतलब कि जो ये ऑयल आएगा ना वो इन यहाँ पे पतली पतली ट्यूब्स के अंदर जाएगा। और हीट एक्सचेंजर पर यहाँ पे फैन लगे हुए रहते हैं, क्योंकि फैन भी एयर फोर्स्ड ऑयल फोर्स्ड। ऑयल तो फोर्स हो जाएगा पंप के थ्रू, एयर फोर्स्ड होगी फैन के थ्रू। तो फोर्सफुली इस पे एयर को अपन लगाएंगे तो ये जल्द से जल्द ठंडा होने का काम करेगी, और ये रिसाइकल सिस्टम चलता रहता है। ये कंजर्वेटर, अब कंजर्वेटर को भी अपन हर ट्रांसफार्मर में यूज़ लगाते हैं, क्यों इसका यूज़ होता है वो भी कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार के कूलिंग की प्रोसेस में ऑयल तथा हवा दोनों को बलपूर्वक कोर तथा वाइंडिंग के आसपास घुमाया जाता है। एक हीट एक्सचेंजर का यूज़ कर हॉट ऑयल को पंप के द्वारा घुमाकर कूल किया जाता है। इसी के साथ हाई स्पीड फैन द्वारा तेज स्पीड से एयर को रेडिएटर पर गुजारा जाता है, जिससे जल्द से जल्द ऊष्मा को फैलाया जा सके, और इस प्रकार ऊष्मा अधिक फैलने पर नष्ट हो जाएगी। जो मैंने बात बोली वही पूरा इसके अंदर लिख रखा है। पहले ONAN प्रक्रिया की भांति कूलिंग किया जाता है। जैसे जैसे ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है वैसे वैसे ट्रांसफार्मर अलार्म सर्किट तथा रिले फैन एंड ब्लोअर को स्टार्ट कर देते हैं। पुनः ऑयल का ट्रांसफार्मर निश्चित मान से कम होने पर फैन तथा ब्लोअर सेल्फ कूल हो जाते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है ना, इसके अंदर एक निश्चित मान फिक्स पर जो, जैसे कि इतने टेम्परेचर पर ये फ़ैन अपना इसके अंदर चलने लग जाएगा, मतलब इतना टेम्परेचर इस पर बढ़ेगा तो ये फ़ैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा इसको ठंडा करने के लिए। निर्धारित मान पर ये फिक्स टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फ़ैन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके अंदर अलार्म सर्किट, रिले सर्किट इस प्रकार से इसको सेट करा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन डी, जिसका नाम है ऑयल नेचुरल और वाटर फोर्स्ड। ये क्या है? ऑयल तो नेचुरल तरीके से अपन भेज रहे हैं और वाटर को अपन फोर्सफुली भेज रहे हैं। देखो कैसे, ये इसका डायग्राम नहीं है, इसकी सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी से समझ में आ जाएगा। इस प्रोसेस में कोर तथा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑयल में डूबे रहते हैं। एक रेडिएटर भी और इसमें एक रेडिएटर भी टैंक के बाहर जोड़ा जाता है। तो अपन पढ़ रहे थे ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड, मतलब कि देखो इस टॉपिक को शुरू वापस लेते हैं। जैसे कि ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड, इसके नाम से ही पता चल रहा है ऑयल भी नेचुरल रूप से, वाटर इसके अंदर फोर्सफुली अपन फ्लो कराएंगे। अब इसके अंदर अपन पानी भी फ्लो कराएंगे इसको कूलिंग करने के लिए, क्योंकि ये ना बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं तो इनका कूलिंग थोड़ा कठिन होता है करना, तो इसमें पानी का यूज़ भी अपन लेते हैं। देखो इस प्रोसेस में कोर तथा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑयल में डूबे रहते हैं। एक रेडिएटर भी टैंक के बाहर जोड़ा जाता है जो ऑयल को प्राकृतिक रूप से कूल कर देता है। साथ ही रेडिएटर के बाहरी भाग को पानी के टैंक में रखा जाता है और वाटर को पंप की हेल्प से रेडिएटर के बाहरी भाग से गुजारा जाता है। इस प्रकार रेडिएटर के इंटरनल पार्ट में बहने वाला ऑयल कूल हो जाता है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसका मेन टैंक में जो ऑयल गर्म होता है वो धीरे धीरे बाहर कूलिंग ट्यूब्स मतलब कि रेडिएटर पर जाता है, और रेडिएटर भी इसके अंदर पानी में डूबा हुआ रहता है। तो जो पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा तो पानी को पंप करेंगे तो ठंडा पानी, गर्म पानी हट के ठंडा पानी आता रहेगा, उसके कारण जो वो ऑयल है वो भी धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा। तो ये इसका प्रोसेस है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि लास्ट है अपना, वो है ऑयल फोर्स्ड और वाटर फोर्स्ड, OFWF। ऑयल को भी फोर्सफुली भेज रहे हैं और वाटर को भी फोर्सफुली भेज रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये है ट्रांसफार्मर है, कोर है, वाइंडिंग है, यहाँ पे कोर, यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक लग रखा है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लग रखा है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर लग रखा है, और ये क्या मतलब किस प्रकार का सिस्टम है, देखो हीट एक्सचेंजर को ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है, ये देखो, जिससे पानी तथा ऑयल दोनों को पंप की सहायता से गुजारा जाता है। ये देखो पानी, ये पंप लग रखा है जिससे ऑयल को गुजारा जा रहा है और पानी को भी यहाँ पे हीट एक्सचेंजर के अंदर गुजारा जा रहा है, दोनों को पंप की सहायता से गुजारा जाता है। दोनों ही पृथक पृथक सेपरेट चैम्बर में बहते हैं। पानी अलग बहता है और ऑयल अलग बहता है, यूँ नहीं कि वो मिक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऑयल का प्रेशर वाटर के प्रेशर से हमेशा अधिक रखा जाता है, अतः कभी लीकेज होने की अवस्था में ऑयल वाटर टैंक में ना भर जाए और पानी भी कभी ऑयल टैंक में ना जाए, इसलिए ऑयल का अधिक प्रेशर से गुजारा जाता है, ठीक है। ऑयल को इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रखते हैं ताकि वो ऑयल और वाटर के जो
अलग अलग वो जो है चैम्बर्स हैं उनके अंदर वो एक दूसरे से कभी मिक्स ना होए, इसलिए उनको इस प्रकार से ही सेट करा जाता है, फिर इस प्रकार से प्रेशर से इनको भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इससे 100 MVA रेटिंग से अधिक वाले ट्रांसफार्मर की कूलिंग प्रोसेस में काम में लिया जाता है। ये यहाँ पे आई थिंक 100 नहीं होगा, यहाँ पे 1000 होगा, क्योंकि 500 के लिए अपन ये सिस्टम यूज़ कर लेते, तो ये इसके लिए तो बहुत बड़ा ही ट्रांसफार्मर ये होगा। इसे 1000 MVA रेटिंग के अधिक वाले ट्रांसफार्मर की कूलिंग प्रोसेस में काम में लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे इसका पूरा क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था स्टेप अप स्टेप डाउन, वोल्टेज के बेस पर, आउटपुट वोल्टेज के बेस पर। फिर अपन ने पढ़ा था वर्किंग के बेस पर, यूजेज के बेस पर, कोर टाइप, शेल टाइप, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। फिर अपन ने पढ़ा था फेज़ के बेस पर सिंगल फेज़ और 3 फेज़ ट्रांसफार्मर। फिर अपन ने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर रहता है पीटी और सीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। फिर अपन ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर यूजेस के बेस पर पढ़ा था। और लास्ट अपन ने पढ़ा था कूलिंग के बेस पर, जिसके अंदर अपन ने अलग अलग तरीके से 5 तरीके से देखा, एयर नेचुरल, वाटर नेचुरल, एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स, वाटर फोर्स, इस तरीके से अपन ने 5 अलग अलग तरीके से पढ़ा था। और एक इसमें ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर भी पढ़े थे, जो कि 2 ही थे। ठीक है, एक तो ऑयल भी नेचुरल रूप से ठंडा हो रहा था, और उसमें एयर से भी अपन ठंडा कर रखे थे, जो कि 1.5 MVA के ट्रांसफार्मर में सिस्टम ये यूज़ होता है। तो चलिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म होता है, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन बेसिक अपन ने पढ़ा, क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट इसके बात करते हैं, प्रिंसिपल की बात करेंगे और फिर अगले टॉपिक की बात करेंगे। आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है, तो चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन या फिर फेराडे के EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर प्रिंसिपल वर्क करता है। ये हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और फेराडे के EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो रूल है उस पर ये वर्क करता है। अब देखो EMI क्या होता है, आपने मोटर के अंदर EMF और स्टैटिक EMF और डायनामिक EMF तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर होते हैं ना, ये हमेशा स्टैटिक EMF होते हैं। अब ये स्टैटिक EMF क्या है, देखो सपोज़ कि हम ये कोई भी अपन ने आयरन की लोड या फिर कुछ आयरन की रोड ले ली, कोई भी कंडक्टर ले लिया, उसके अपन चारों ओर अपन कॉपर की वाइंडिंग लपेट देंगे, वाइंडिंग के दोनों सिरों को ऐसी सप्लाई से जोड़ देंगे। जब ऐसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो इस जो रोड होगी ना आयरन की, इसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स मूव करने लगेगा। मतलब कि आप प्रैक्टिकल भी करोगे ना तो ऐसा, मतलब कि इसमें वैसे करना नहीं है, क्योंकि ऐसी सप्लाई भी हाई वोल्टेज की होती है। नॉर्मल बैटरी से अपन आप इसको कर सकते हैं, तो है ना, इसके आसपास जो भी आयरन के एलिमेंट्स होंगे ना वो चिपकने लग जाएंगे इस पर, क्योंकि आसपास इसमें फ्लक्स बनना जनरेट हो जाता है। तो जो ये फ्लक्स होता है ना, जो ये EMF होता है ना, तो वो 2 प्रकार का होता है, एक तो स्टैटिक EMF, एक होता है डायनामिक EMF। अब देखो, स्टैटिक EMF मतलब कि फ्लक्स तो इसमें वेरिएबल चेंजेबल होता है, पर कंडक्टर कांस्टेंट रहता है। ट्रांसफार्मर के अंदर यही तो पढ़ रहे हैं, जो कोर होती है वो तो कांस्टेंट रहती है, पर फ्लक्स उसके अंदर मूव करता रहता है। पर मोटर में ऐसा नहीं होता है, मोटर में फ्लक्स तो कांस्टेंट रहता है और कंडक्टर रोटेट करता रहता है। जो आर्मेचर है वो घूमता है, और साइड में पोल से जो फ्लक्स जनरेट होता है ना वो फिक्स रहता है। इसमें फ्लक्स मूव करता है और कंडक्टर कांस्टेंट रहता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर में उल्टा है, मोटर में उल्टा है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के स्टैटिक EMF और डायनामिक EMF, ट्रांसफार्मर में स्टैटिक EMF होता है और मोटर में डायनामिक EMF होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे प्रिंसिपल की। तो अपन प्रिंसिपल में पढ़ रहे थे कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये फेराडे के EMF पर आधारित है। ठीक है, इसके अंदर अल्टरनेटिंग ये फ्लक्स अपन को मूव कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स ऐसी सप्लाई से जोड़ा गया है। अब इसको पढ़ते हैं, जैसे कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को AC सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इसमें AC करंट फ्लो होती है। जब AC करंट किसी कॉइल में से फ्लो होती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक गुण में चेंजेबल के कारण अल्टरनेटिंग प्रवृत्ति का फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स किसी स्थिर कांस्टेंट कंडक्टर को क्रॉस भेदित करता है तो उसमें फेराडे के EMF इंड्यूस होता है, नियमानुसार EMF इंड्यूस होता है। इंड्यूस्ड EMF को स्टैटिक EMF कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर स्थिर है। देखो, जब अपन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो इसको प्राइमरी को ऐसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी फ्लक्स जनरेट होगा पूरी कोर के अंदर, तो जो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। यही फेराडे का EMF वाला नियम कहता है। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF को ये स्टैटिक EMF होता है, क्योंकि कंडक्टर कांस्टेंट है, कंडक्टर मूव नहीं हो रहा, फ्लक्स मूव हो रहा है। जब अल्टरनेटिंग प्रवृत्ति का फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग को भेदित क्रॉस करता है तो उसमें EMF उत्पन्न हो जाता है, तथा उत्पन्न EMF का मान
ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बटा डी टी होता है। अब देखो ये क्या, ये डिफ्रेंशिएशन, जैसे कि ये डी है ना, रेट अपन डिनोट कर रहे हैं, फाई से फ्लक्स को डिनोट कर रहे हैं, टी टाइम के लिए, और ई अपना इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये लेंज लो कहता है। लेंज लो क्या होता है कि ई इजगल्स टू एन वन डी फाई बटा डी टी, ये लेंज लो का फॉर्मूला आता है। पर ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये प्राइमरी वाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन। अब सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए क्या होगा, देखो जब अल्टरनेटिंग प्रवृत्ति का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को क्रॉस भेदित करता है तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बटा डी टी, यहाँ पे ई वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई बटा डी टी के, ठीक है। तो जब सेकेंडरी में होगा वो ई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बटा डी टी। और देखो जब है ना, जो प्राइमरी में करंट होगी ना वही सेकेंडरी में भी करंट होगी, पर प्राइमरी सेकेंडरी के अपोजिट में, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ई टू इजगल्स टू माइनस एन टू डी फाई बटा डी टी, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मर की पूरी अपन ने प्रिंसिपल, नॉर्मल से इसका प्रिंसिपल था, एंड फेराडे के ईएमएफ पर ये वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है जिसको अपन नाम देंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसकी अपन बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ ई2 एंड प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ ई1 को ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहते हैं। मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई1, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा ई2, इन दोनों के रेशियो को ही ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहते हैं। अब देखो कैसे, इसके अंदर कांस्टेंट कैसे डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि ई2 अपॉन ई1, इसकी वैल्यू होती है 4.44 N2। ये अपन ने ना जब ईएमएफ इसकी इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं ना ट्रांसफॉर्मर की, तो उसके अंदर ये वैल्यू आती है ई2 की और ई1 की। तो ये पूरा कट जाने के बाद अपने पास के का वैल्यू आता है ई2 अपॉन ई1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। इसके लिए ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब ये जो ये वैल्यू आएगी। ट्रांसफॉर्मर में पावर चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये अपन ने शुरू में पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी और पावर को चेंज नहीं करता। ये वोल्टेज और करंट को बढ़ा करके एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजता है, तो इसकी पावर कभी भी चेंज नहीं होती। तो इनपुट पावर इजक्वल्स टू होगा आउटपुट पावर, ये देखो पी आई इजक्वल्स टू पी ओ, इनपुट आउटपुट दोनों बराबर होगी। अब देखो वी को यहाँ पे ई भी बोलते हैं, जो वोल्टेज होते हैं उसको अपन ई से भी डिनोट कर सकते हैं। पी इजक्वल्स टू होता है वी आई, एस सी के लिए बात करें इसलिए कोस फाई यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं। पी इजक्वल्स टू वी आई, पी इजक्वल्स टू वी आई कोस फाई, इधर यहाँ पे पी ये है, पी आई का हो गया, पी जीरो का ओ का ये हो जाएगा ई टू आई टू कोस फाई। ई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन वी को भी बोल सकते हैं। अब देखो पी इजक्वल्स टू होता है वी आई, एस सी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा कोस फाई का अपन यूज़ लेते हैं। अब इस वी को अपन ई भी बोल सकते हैं, वी इजक्वल्स टू ई, ये अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। वोल्टेज ई में बोलो बात एक ही है, तो वी को अपन ई लिख दिया, आई को यहाँ पे आई लिख दिया, कोस फाई को कोस फाई लिख दिया, और पी इजक्वल्स टू, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू ये रहा ई वन आई वन कोस फाई। प्राइमरी वाइंडिंग इसलिए 1 लग गया, सेकेंडरी वाइंडिंग है तो यहाँ पे 2 लग गया। ये दोनों पावर इक्वल रहती है, ये अपन ने यहाँ पढ़ लिया। तो चलिए, और कोस फाई का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसका यूनिटी होता है, ये हमेशा 1 होता है। इसका ये एक तो पावर फैक्टर इसको अपन बोलते हैं, ये यूनिट लेस होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। और इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब 1 होगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मतलब बच जाएगा ई वन आई वन ई टू आई टू, तो ई वन आई वन ई टू आई टू, ठीक है। के इजक्वल्स टू यहाँ पे था ई टू अपॉन ई वन, और यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ई वन ई टू, ये ई वन ई टू आ जाएगा, आई वन आई टू, ये रहा आई टू अपॉन आई वन, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं पी वन, पी आई इजक्वल्स टू पी ओ, ये जो बात कर रहे थे। सेकेंड अपन लेंगे पी इजक्वल्स टू वी आई। अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, v इजक्वल्स टू होता है आई आर, यहाँ पे लिख दिया v इजक्वल्स टू आई आर, और ये i है जैसे का जैसा। अब i का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी i और ये i स्क्वायर हो गया, और ये r एज इट इज आ जाएगा। तो p इजक्वल्स टू हो गया आई स्क्वायर आर। तो इस बार अपन, और r को अपन जेड मानते हैं, देखो r रेजिस्टेंस होता है और जेड मतलब भी रेजिस्टेंस होता है, इम्पिडेंस होता है जेड को, इम्पिडेंस को अपन जेड से डिनोट करते हैं। तो अपन r की जगह जेड लिखे तो भी बात एक ही है। तो यहाँ पे p इजक्वल्स टू आई स्क्वायर आर की जगह आई स्क्वायर जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई स्क्वायर जेड वन, आई स्क्वायर जेड टू, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। आई स्क्वायर अपॉन आई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आई वन आई टू जेड वन जेड टू, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, और के की फाइनल वैल्यू आ जाएगी ई टू अपॉन आई वन अपॉन आई टू, एन टू अपॉन एन वन, जो कि अपन ने यहाँ से निकाली थी, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का रेशियो, सिंपल सा। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। पूरा अपन एक मतलब कि बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि
ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन बताओ, इसके पार्ट्स के नाम बताओ, पार्ट्स के नाम को एक्सप्लेन करो। तो चलिए इसका मज़ेदार टॉपिक आ चुका है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। देखो ये है एक ट्रांसफार्मर का पूरा डायग्राम बन रखा है और ये इसके पार्ट्स के नाम लिख रखे हैं। जो मेन पार्ट्स होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर, वो ये होते हैं। कौन कौन से? फिलिंग होल विथ कैप, एक्सेलेशन वेंट, टेम्परेचर गेज, कंजर्वेटर टैंक, ऑयल गेज, रीजर सिलिका जेल, स्टील टैंक, पार्सलिन बुशिंग विथ सॉकेट, ये सॉकेट है। एलवी साइड केबल बॉक्स, लो वोल्टेज साइड केबल बॉक्स, नेम प्लेट, कूलिंग ट्यूब्स, व्हील, पहिए भी लगे हुए रहते हैं क्योंकि इनमें वजन काफ़ी होता है। अर्थ पॉइंट एंड अर्थिंग प्लग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सब इसके अंदर होती है। अब कहाँ होती है देखो, ये है ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के ऊपर आप देखते होंगे कि एक टैंक लगा हुआ रहता है। पूरा जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसके ऊपर एक टैंक बना हुआ रहता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। उसको अपन बोलते हैं, टैंक को बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक। ये इसको आधा भरा जाता है ऑयल से। क्यों आधा भर रहा है आगे देखेंगे। आधा इसलिए भरा जाता है क्योंकि जब मेन ट्रांसफर होता है ना ट्रांसफार्मर, इसके अंदर पूरा ऑयल भरा हुआ रहता है। जब वो ऑयल गर्म होता है ना तो वो ऊपर की ओर उठता है, तो इस कंजर्वेटर में भरे हुए आधा खाली होता है, तो वो इसको इसमें जगह होती है तो वो इसके अंदर आ जाता है। जब इसको ज़रूरत होती है ठंडा हो जाता है तो वापस यहाँ से ले लेता है। तो कंजर्वेटर के अंदर ये ऑयल भरा जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये एक्सप्लोजन वेंट लगा हुआ रहता है, केप। ये केप है ना, इसको अपन पूरा आगे इन पार्ट्स को अपन पूरा पढ़ेंगे। तो ये केप इसलिए लगा रहता है क्योंकि इस ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेशर काफ़ी क्रिएट हो जाता है ना टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तो इसके अंदर गैसेस उत्पन्न होती हैं। तो वो गैसेस इस मेन टैंक को हानि ना पहुंचाए, तो इसलिए ये बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये बिल्कुल कांच का बना हुआ रहता है या फिर फाइबर का बना हुआ रहता है। एक्सप्लोजन वेंट केप विथ डायफ्राम। तो ये क्या कि फट जाता है, पूरा ब्रेक हो जाता है। तो ये ब्रेक होने के कारण यहाँ से पूरा जो भी लिक्विड या फिर एक्स्ट्रा गैसेज होती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, इसमें लगा हुआ रहता है ऑयल गेज जो कि ऑयल को मापता है। यहाँ पे फिलिंग होल विथ कैप, इसका कैप जिससे कि ऑयल वो भर सकते हैं। कंजर्वेटर टैंक, यहाँ पे लगी हुई रहती है सिलिका जेल। सिलिका जेल का क्या काम होता है कि सिलिका जेल इसको मतलब कि ठंडक भी प्रदान करती है और मतलब नमी को इससे अलग करती है। बीच में यहाँ पे लगा हुआ स्टील टैंक जिसके अंदर ऑयल भरा हुआ रहता है और वाइंडिंग और कोर भी इसी के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर गेज जो कि इसके अंदर टेम्परेचर कितना उसको बताता है टेम्परेचर गेज। पोर्सलिन, एलवी, बुशिंग लगे हुए रहते हैं यहाँ पे। सॉकेट, इसका जो भी आउटपुट देना होता है या इनपुट लेना होता है वो अपन यहाँ से लेते हैं। केबल बॉक्स लगा हुआ रहता है एक साइड। व्हील लगे हुए रहते हैं क्योंकि ये काफ़ी भारी होता है। ठीक है, कूलिंग ट्यूब्स लगी हुई रहती है इसके अंदर। जो भी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो कूलिंग ट्यूब्स में वो ऑयल फ्लो होता है, तो उसके कारण इसका कूलिंग भी हो जाता है। अर्थिंग टर्मिनल लगे हुए रहते हैं, इसको अर्थ करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे रेटिंग एंड डायग्राम, कितना का रेटिंग का ये ट्रांसफार्मर है वो पूरा नेम प्लेट वगैरह यहाँ पे लगी हुई रहती है। तो अब इन एक एक टॉपिक्स, एक एक जो भी पॉइंट है उसको अपन थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है अपना स्टील टैंक। स्टील टैंक क्या होता है? तो स्टील टैंक के अंदर क्या होता है कि ये माइल्ड स्टील प्लेटों का बना टैंक होता है। ठीक है, जिसमें कोर और वाइंडिंग रखी जाती है और इस ट्रांसफार्मर की प्रक्रिया को आवश्यक एक्सेसरीज लगी हुई रहती है। स्टील टैंक होता है ना जो इसका मेन पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, इसके अंदर कोर और वाइंडिंग को रखा जाता है और ऑयल भरा हुआ रहता है जो कि इसको इंसुलेशन इसको प्रदान करता है। ठीक है, और जो भी इसकी एक्सेसरीज होती है, कोई भी केबल बॉक्स हो गया या किसी प्रकार की वाइंडिंग, कोर, वायर्स वगैरह जो भी होते हैं वो इस मेन टैंक के अंदर, स्टील टैंक के अंदर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, फिर आता है कोर। कोर क्या होती है? कोर होती है जो है ना, को इसका फुल फॉर्म होता है, ये है ना इसके द्वारा लेमिनेटेड रहती है। किसके? CRGOS, मतलब कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिका स्टील से लेमिनेटेड रहती है कोर। अब ये क्या देखो, लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के नज़दीक होती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग चारों तरफ लिपटी हुई रहती है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। कोर हमेशा एलोई की बनी हुई रहती है। एलोई किसको बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स को, जो मिक्सचर होता है मेटल्स का जिसके अंदर 2-3 कितने भी मेटल्स को मिक्स कर देते हैं उसको अपन एलोई बोलते हैं। तो एलोई के अंदर 3% तो सिलिकॉन होता है और 97% आयरन होता है। अब 3% सिलिकॉन क्यों मिक्स करते हैं? पूरी कोर को अपन आयरन से भी बना सकते थे, पर वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें लॉसेस होते हैं, तो वो अब मिक्स करने से इसके लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन मैग्नेटिक लॉसेस को कम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जो भी मैग्नेटाइजिंग इसमें लॉस होता है ना उसको कम करने के लिए सिलिकॉन को इसमें मिक्स करा जाता है। ठीक है, लेमिनेटेड किया गया पदार्थ कोल्ड रोल्डेंट होता है और बहुत अच्छे परमेबिलिटी और लो ये सेतल्य हानि को, मतलब कि सेतल्य हानि भी इसके कारण कम होती है, इसलिए सिलिकॉन को अपन यूज़ में यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं
ये जो लेमिनेशन होता है सामान्यतः 2.5 टू 0.27 mm से मोटी होती है, इतना मतलब कि इसका लेमिनेशन करा जाता है इतने mm का। बड़े ट्रांसफार्मर में स्टेप्ड कोर का उपयोग करते हैं और जिससे कि कॉपर का कम उपयोग हो और कॉपर लॉसेस कम हो सकें, ठीक है, इसलिए इसको स्टेप्ड कोर का यूज़ इसमें करते हैं। अब नेक्स्ट अपन वाइंडिंग की बात करते हैं, थर्ड टॉपिक। वाइंडिंग क्या होता है कि ये दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग एक तो होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न्स, सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स होते हैं स्टेप अप के अंदर। स्टेप डाउन के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न्स होते हैं, ठीक है। दो प्रकार की वाइंडिंग इसके अंदर होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक की। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? ये ड्रम होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर के ऊपर वाले भाग में लगा हुआ होता है, जो ये कंजर्वेटर टैंक होता है। कंजर्वेटर एक पाइप द्वारा ट्रांसफार्मर टैंक में जुड़ा हुआ रहता है। अब जो कंजर्वेटर टैंक होता है ना, ऊपर और नीचे मेन टैंक होता है, वो एक पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल का निर्धारण करता है, ठीक है। ये जो कंजर्वेटर टैंक होता है ना, ये ऑयल का निर्धारण करता है, कितना ऑयल है उसके अंदर, कितने की ज़रूरत है, ये सब कुछ। वहाँ पे ऑयल गेज लगा हुआ था जो कि बताता है, वो मीटर लगा हुआ है एक तरीके से। जब ट्रांसफार्मर नॉर्मल लोड प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है तो ऑयल हीट पाकर फैलता है, जिससे कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का लेवल बढ़ जाता है। वही जब अगर ट्रांसफार्मर की जो मेन वाइंडिंग है वो गर्म होगी, उसमें करंट वोल्टेज फ्लो होगा, तो उसमें भरा हुआ ऑयल भी गर्म होगा। वो ऑयल गर्म होकर अब वो कहाँ जाएगा? तो आधा जो कंजर्वेटर टैंक भरा होता है ना, उसमें चला जाता है, ताकि वो फुल हो जाता है फिर। तो इसी कारण जब वापस ठंडा होगा तो वो वापस आ जाएगा, तो इसलिए कंजर्वेटर टैंक का यूज़ करा जाता है। कंजर्वेटर टैंक के ऊपर एक पाइप लगा होता है जो अंदर की एयर को बाहर निकालने का अथवा ब्रीदर के माध्यम से ले जाने का काम करता है। कंजर्वेटर टैंक होता है ना, उसके बाहर ऐसा एक गोल सा पाइप लगा हुआ रहता है। अब वो पाइप क्या करता है, उसके अंदर जो भी हवा की ज़रूरत होती है ना, तो वो उस पाइप के माध्यम से जाती है, और जब ज़्यादा होती है तो गैसेस वगैरह कुछ भी, तो वो निकालने का काम भी करता है। उसी पाइप के मुँह पर एक ब्रीदर लगा हुआ रहता है। ब्रीदर का काम ये होता है कि है ना, ये पूरा अपन ब्रीदर भी पढ़ेंगे। इसके अंदर सिलिका जेल लगी हुई रहती है, जो भी अंदर एयर जाएगी ना, उसकी नमी को सोख लेता है, क्योंकि अगर नमी जाएगी तो उसकी वाइंडिंग और इंसुलेशन ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए नमी नहीं जाने देते। तो अब नेक्स्ट आता है ब्रीदर। ब्रीदर क्या होता है? ये सिलेंड्रिकल के आकार शेप का होता है। ब्रीदर में से होते हुए एयर टैंक में जाती है और टैंक से बाहर भी आती है। इसमें सिलिका जेल भरी होती है। सिलिका जेल एयर में से नमी को सोख लेती है और ड्राई एयर को कंजर्वेटर में जाने देती है। मतलब कि सिलिका जेल का काम यही होता है कि जो नमी होती है ना, उसको सोख लेती है। अब कभी भी अपन एक्सेसरीज लेते हैं, मोबाइल हो गया या फिर लैपटॉप, टैबलेट, तो इनका जो बॉक्स होता है ना, उसमें एक छोटी सी थैली आती है इतनी सी, उसके अंदर वाइट वाइट कलर की बॉल्स भरी हुई रहती है। वो बॉल्स एक्चुअल में सिलिका जेल होती है। वो सिलिका जेल उस टैबलेट फ़ोन को नमी से बचाती है, जो भी नमी से वो उसके इंस्ट्रूमेंट ख़राब नहीं हो, तो इसलिए उसको रखा जाता है। यही वाला सिस्टम ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में भी लगा हुआ रहता है, ताकि बाहर से अगर एयर जाएगी तो उसकी नमी को सोख लेगी वो सिलिका जेल, और क्लीन एयर जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, फ्रेश सिलिका जेल होता है, उसका कलर ब्लू कलर का होता है, और ड्राई सिलिका जेल होता है, उसका वाइट और लाइट पिंक होगा। फ्रेश लगी हुई रहेगी तो उसका ब्लू कलर होगा, और वो सूख जाएगी या ज़्यादा दिन तक रहने पर वो ख़राब हो जाएगी तो उसका वाइट या फिर लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। टेम्परेचर गेज आता है नेक्स्ट टॉपिक। टेम्परेचर गेज क्या होता है? टेम्परेचर गेज नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का टेम्परेचर को दर्शाता है, उसको टेम्परेचर गेज बोलते हैं। अब आता है एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है। एक्सप्लोजन वेंट ये प्रेशर को रिलीज करने वाली डिवाइस होती हैं जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगी हुई रहती हैं। एक्सप्लोजन पाइप का मुंह पतले कांच अथवा लेमिनेटेड शीट द्वारा टाइट क्लोज किया जाता है। यदि किसी वजह से ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म हो जाए, जैसे कि शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड हो, तो ट्रांसफार्मर टैंक में गैस बनेगी जिसका प्रेशर इतना अधिक होगा कि ये टैंक को डैमेज कर देगी। तो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर बनने वाली ये दाब कांच अथवा लेमिनेटेड डायफ्राम वाली जगह टैंक से बाहर निकल जाएगी। मतलब कि अभी जो समझाया था ना कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो एक्सप्लोजन वेंट लगा हुआ रहता है कंजर्वेटर के ऊपर, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अंदर तो ऑयल गर्म होगा। ऑयल गर्म होने के कारण गैसेस जनरेट होगी, तो वो जनरेट होने के कारण उस मेन टैंक को डैमेज ना करें, इसी के ही चलते उसको बनाया जाता है एक्सप्लोजन वेंट को, ताकि ये ब्रेक हो जावे और वो सारा गैसेस वगैरह जो भी वो बाहर निकल जाए और मेन टैंक को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। अब बात करते हैं कूलिंग ट्यूब्स की। कूलिंग ट्यूब क्या होती है? कूलिंग ट्यूब उसको कहते हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर में बनने वाली हीट को हटाने के लिए ट्रांसफार्मर टैंक में इंसुलेशन ऑयल भरा जाता है, ठीक है। अब है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर हीट और ये जनरेट होती है, तो इसलिए इसके अंदर इंसुलेशन ऑयल भरा जाता है।
तो कूलिंग ट्यूब्स का क्या काम होता है, ये ऑयल पतले नलियों पाइप्स में से गुजरकर हीट को वातावरण में छोड़ देती है और उन पाइप को ही कूलिंग ट्यूब कहते हैं। जो रेडिएटर के ऊपर या कूलिंग ट्यूब्स बाहर लगी हुई रहती हैं उन्हीं को ही कूलिंग ट्यूब्स बोलते हैं। इनसे धीरे धीरे ऑयल फ्लो होता है और वो ठंडा होते जाता है। पूरा अपन पीछे बात कर रहे थे वही है पूरा कूलिंग ट्यूब्स, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। जो ऑयल भरा तो जाता है, अब वो कौन सा ऑयल होता है इसके अंदर, वो ऑयल होता है मिनरल ऑयल, ठीक है। मिनरल ऑयल भरा जाता है या फिर सिलिकॉन लिक्विड भरा जाता है या फिर हाइड्रोकार्बन लिक्विड भरा जाता है या फिर सिंथेटिक ऑयल भरा जाता है। ये ऑयल क्या है ना, आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं, ठीक है, आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं और ये मतलब कि इंसुलेशन इसको प्राप्त कराते हैं अंदर वाइंडिंग कोर को, इसलिए ये वाला ऑयल भरा जाता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल होते हैं सारे। इनका ऑयल का और कहाँ यूज़ होता है, इनका यूज़ होता है अंडरग्राउंड माइंस के अंदर, अंडरग्राउंड केबल्स बिछाते हैं वहाँ पे, रिफाइनरी के अंदर, खतरे की जगह पर, टनल्स जो सुरंग होती है वहाँ पे, वर्कशॉप और धातु शुद्धिकरण के लिए अलग अलग जगह इसका अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना टैंक है जिसका नाम है सिलिकॉन जेल। सिलिका जेल क्या होती है, सिलिका जेल वही होती है जो ब्रीदर के आगे अपन यूज़ में लेते हैं, उसी को सिलिका जेल बोलते हैं। तो सिलिका जेल क्या होती है कि ट्रांसफार्मर ऑयल नमी के कारण खराब हो सकता है। ट्रांसफार्मर में नमी निम्न स्रोतों से जा सकती है, कहाँ कहाँ से जा सकती है, गैस कीट लीकेज के द्वारा जा सकती है, एयर से एयर में नमी के अवशोषण द्वारा जा सकती है, हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन द्वारा जा सकती है। तो उसी नमी को बचाने के लिए सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है। ऑयल में नमी होने के कारण इसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मॉइस्चराइजिंग कम करने के मेथड, इसमें मॉइस्चराइजिंग को कम करने के मेथड क्या है, सिलिकॉन जेल ब्रीथर का यूज़ करते हैं, रबर का डायफ्राम यूज़ करते हैं और कंजर्वेटर टैंक को सील करके रखते हैं, मतलब उसको टाइट करके रखते हैं ताकि कोई भी उसके अंदर एयर नहीं जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक अपना, ये पूरा इसका जो भी कंस्ट्रक्शन था उसके सारे टॉपिक हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेप चेंजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग कैसे होती है और इसको क्यों यूज़ में लिया जाता है। टेप चेंजिंग क्या होती है, देखो जब वोल्टेज को लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई रहती है बड़ी बड़ी, ठीक है, तो जब एक जगह से दूसरी जगह वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है तो उसके अंदर उन कंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप होता है, उन वायर्स उन कंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि जो कंडक्टर करंट होती है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगी, वोल्टेज कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसके कारण रिसीविंग एंड पर वोल्टेज कम प्राप्त होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 200 वोल्टेज यहाँ से भेज रहे हैं पर आगे जाके हमें 100 वोल्टेज ही मिल रहे हैं, तो 100 वोल्टेज वो कहाँ गए, तो उसी को ही बचाने के लिए टेप चेंजिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज के इस ड्रॉप को कम करने के लिए सेंडिंग एंड पर टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। टेप चेंजिंग करके सेंडिंग एंड पर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और वहाँ पे जाते जाते फिर वो वोल्टेज कम ना होवे, इसलिए टेप चेंजिंग का यूज़ अपन करते हैं, ठीक है। ये एक बूस्टर का यूज़ करता है, ये बूस्टर की तरह यूज़ होता है। ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में बहुत सारे टेप वाले हो सकते हैं, अलग अलग टेपिंग के हो सकते हैं, जैसे कि 2 प्रकार की टेपिंग होती है, कौन कौन सी, ऑफ लोड टेप चेंजिंग और ऑन लोड टेप चेंजिंग। अब ये क्या होता है, देखो फर्स्ट आता है ऑफ लोड टेप चेंजिंग। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में ऑफ लोड की अवस्था में वोल्टेज में चेंज करने हेतु ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टेपिंग की जाती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की ऑफ लोड स्थिति होगी ना, मतलब कि उसमें कोई करंट कोई वोल्टेज फ्लो नहीं हो रहा, तो उस समय भी टेपिंग को अपन चेंज कर सकते हैं, टेपिंग सेट कर सकते हैं। एक स्थान से लोएस्ट स्तर से हाईएस्ट स्तर में दूर स्थान तक टेप में चेंज करके किया जाता है, मतलब कि एक स्थान से दूसरी जगह अपन ट्रांसमिशन लाइन के जरिए करंट वोल्टेज को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। निम्न स्थान पर लो वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज के लिए टेपिंग का यूज़ किया जाता है। जब टेप चेंजिंग प्राइमरी वाइंडिंग के 5 नंबर पर रखते हैं तो उस स्थिति में अधिकतम वोल्टेज प्राप्त होता है, जबकि टेप चेंजिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग के एक स्थिति पर रखा जाता है तो हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। जैसे कि इसके अंदर नंबर होता है 1 2 3 4 5 ऐसे, जब प्राइमरी वाइंडिंग में 5 पे रखेंगे ना तो 1 पे 5 पे रखेंगे ना तो इस स्थिति में हाई वोल्टेज प्राप्त होगा, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर 1 पे रखेंगे ना तो हाई वोल्टेज प्राप्त होगा, मतलब कि इसके अंदर ऐसे टेपिंग करी हुई रहती है। अब आते हैं ऑफ लोड टेप चेंजिंग। ट्रांसफार्मर में लोड की स्थिति में टेप चेंज नहीं की जा सकती। ऑफ लोड नाम से ही पता चल रहा है, तो भाई ऑन लोड में इसकी टेपिंग चेंज नहीं की जा सकती है।
जब ये सेकेंडरी में पहुंचती हैं तो प्राइमरी की चौड़ाई कम होने के कारण इसे छोड़ देती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर ऑन लोड में करते हैं तो ऐसा होता है कि ये प्राइमरी की चौड़ाई जो होती है ना वो कम होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है ना उसके कारण ये टूट जाती है, जिसको सेकेंडरी वाइंडिंग टूट जाती है और आर्क उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर प्राइमरी स्टैंड की चौड़ाई ज़्यादा है और जब ये सेकेंडरी में पहुंचती हैं तो प्राइमरी को नहीं छोड़ती और इस स्थिति में सर्किट में बाधा उत्पन्न होती है। यदि अपन इसका अलग अलग जैसे कि प्राइमरी को और सेकेंडरी को अपन ऑन लोड पे चेंज करेंगे तो ये इसमें ये वाइंडिंग जो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और आर्क उत्पन्न होगी, और सेकेंडरी को भी प्राइमरी की टेपिंग में चेंज नहीं कर सकते ऑन लोड के ऊपर। ठीक है, और ये जैसे कि टेप चेंजिंग का ये डायग्राम है, जैसे कि ये एक ट्रांसफार्मर है, एक ये ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये टेपिंग कर रखी है जैसे कि 10, 20, 30, 40। ठीक है, ऊपर लो वोल्टेज है, नीचे हाई वोल्टेज है, ये टेपिंग कर रखी है। मतलब कि एक तरीके से रेगुलेटर होता है ना फैन का, किस प्रकार से वर्क करता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो वो टेपिंग होता है एक तरीके से। तो इसी प्रकार ट्रांसफार्मर में भी ये टेपिंग करी जाती है। अब इधर देखो, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग पर टेपिंग है, यहाँ पे सेकेंडरी पे टेपिंग है। सेकेंडरी पे ऊपर हाई वोल्टेज, नीचे लो वोल्टेज, 1, 2, 3, 4, 5, ये अलग अलग टेपिंग इसके अंदर होती है। ये ऑफ लोड पड़ा अपन है। अब बात करते हैं ऑन लोड की। ऑन लोड टेपिंग क्या होती है? ये टेप चेंज लोड के साथ की जाती हैं। जो ऑन लोड होती है ना वो हमेशा लोड के साथ की जाती है, मतलब कि उसके अंदर लोड भी कनेक्ट होता है। इस मेथड में टेप चेंज करते वक्त लोड करंट वांछित नहीं होनी चाहिए। टेप चेंज करते वक्त वाइंडिंग का कोई भी हिस्सा शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब टेप चेंज कर रहे हैं ना तो वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए ऑन लोड के अंदर। टेप चेंजिंग में दो मुख्य पार्ट होते हैं। जो टेप सिलेक्शन स्विच होता है ना मेन टैंक वाइंडिंग में टेप सेलेक्ट करता है, लेकिन लोड करंट बंद या चालू नहीं करते हैं। मतलब कि इसका लोड होता है ना वो ऑन रखा जाता है, उसको बंद नहीं करा जाता है ऑन लोड टेप चेंजिंग के अंदर। और ये इसका डायग्राम है, ये अलग अलग टेपिंग करी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सेलेक्टर स्विच बन रखे हैं यहाँ पे, और ये डिवाइडर स्विच बन रखा है। तो इस प्रकार से टेपिंग होती है। अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है बुकोल्स रिले। अब ये क्या होती है? बुकोल्स रिले क्या होती है? ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जो ट्रांसफार्मर के और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा हुआ रहता है। बुकोल्स रिले, इस रिले का क्या काम करता है? ये एक तरीके से अलार्म सर्किट, ट्रिप सर्किट का काम करता है। अब ये कैसा होता है और क्या वर्क होता है इसका? तो बुकोल्स रिले हमेशा, जैसे कि ये मेन ट्रांसफार्मर है, मेन टैंक है ट्रांसफार्मर का, और ये ऊपर कंजर्वेटर टैंक लग रखा है। तो ये कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक के ट्रांसफार्मर से एक पाइप के जरिए जुड़ा हुआ रहता है। इसी पाइप के बीच में लगी हुई रहती है ये रिले, जिसको बोलते हैं बुकोल्स रिले। ठीक है, अब ये रिले का क्या काम होता है? ये रिले का इसका पूरा इंटरनल डायग्राम ये बन रखा है। ठीक है, यहाँ से मेन टैंक का जो ऑयल है वो यहाँ से फ्लो होता है और यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा हुआ रहता है, और ये पूरा वो रिले होती है। बुकोल्स रिले के अंदर क्या होता है कि ऊपर एक रिलीज लॉक सिस्टम होता है और इसके अंदर एक अलार्म सर्किट होता है और एक होता है ट्रिप सर्किट। ठीक है, इसका मेन अगर सिंपल सी बात करें तो जब ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग और कोर गर्म होती है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पे वाइंडिंग और कोर गर्म होती है, तो उसके अंदर का ऑयल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो उस ऑयल का टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो जो ऑयल होता है मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक की ओर मूव करता है। तो जब वो मूव करता है ना तो उसके अंदर गैसेज रिलीज होती हैं, तो उन्हीं गैसेज के कारण ये एक तरीके से अलार्म का काम करता है, जिसके कारण पता चल सके और लोड को हटा सके, कम किया जा सके, जिससे कि अपना जो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है वो ब्लास्ट होने से या फिर उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की हानि होने से उसको रोका जा सके। तो क्या होता है कि जब उसके अंदर गैस बनती है मेन टैंक के अंदर, तो वो कंजर्वेटर की ओर जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक वो मूव करेगी, तो बीच में ये बुकोल्स रिले के अंदर जाएगी। जब इस रिले के अंदर जाएगी ना तो यहाँ पे एक फ्लैप लगा हुआ रहता है। ठीक है, फ्लैप की जो होता है वो मरकरी स्विच से जुड़ा हुआ रहता है, और मरकरी के अंदर क्या होता है कि ना इस तरीके से कुछ सर्किट बना रखा होता है जिसको मरकरी टच करती है तो वो एक इंसुलेटर का काम करती है, और जैसे ही मरकरी उस सर्किट पे टच होगी तो वो सर्किट ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्लोज सर्किट बन जाएगा और वो अलार्म सर्किट को ऑन कर देगा। तो फर्स्ट अगर बात करेंगे तो पहले तो अलार्म सर्किट ऑन होगा, और यदि फिर भी अगर लोड को कम ना किया जाए तो फिर वो ट्रिप सर्किट के ज़्यादा प्रेशर बनने पर ट्रिप सर्किट थोड़ा सा भारी होता है। तो जब ज़्यादा प्रेशर से वो उसमें गैसेस बनने लगेगी तो वो फिर ट्रिप सर्किट को भी ऑन कर देगी। तो ट्रिप सर्किट को ऑन करने से ट्रांसफार्मर खुद ब खुद मेन जो सप्लाई होगी उससे कट हो जाएगा,
और जो है उसको हानि होने से उसको बचाया जा सकता है। तो अब इसका पूरा कंस्ट्रक्शन और इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं बुकोल्स रिले का। तो बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ऑयल गर्म होने व बबल्स की उपस्थिति में प्रथम दोष की वार्निंग के रूप में मानी जाती है। अगर ऑयल गर्म होगा और बबल्स निकलेंगे तो वहाँ पे उसको फर्स्ट वार्निंग के रूप में माना जाता है। ठीक है। गैस की प्रेजेंस को गैस प्रेशर रिले, जिसको बुकोल्स रिले भी कहते हैं, और इसके अदर नेम भी है, जैसे कि इसको प्री फॉल्ट रिले भी बोल सकते हैं और गैस एक्चुएटेड रिले भी बोल सकते हैं। ये रिले ट्रांसफार्मर के मेन टैंक तथा कंजर्वेटर के बीच में लगाई जाती है। मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा रखी है। ठीक है। और तथा पाइप के माध्यम से लगाई जाती हैं। ठीक है। इस रिले के दो पार्ट होते हैं। ठीक है। जो ये रिले होती है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट में अलार्म सर्किट और लोअर पार्ट में ट्रिप सर्किट लगा हुआ रहता है। ठीक है। अपर एलिमेंट के इसमें एक मरकरी स्विच लगा होता है जो हिंज प्रकार के फ्लैप से जुड़ा होता है, जो ट्रांसफार्मर से ऑयल कंजर्वेटर में फ्लो होता है। तो जब ट्रांसफार्मर में से ऑयल फ्लो होता है कंजर्वेटर की ओर, तो इस भाग में जब ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आता है तो अलार्म सर्किट को बंद कर देता है। मतलब कि सर्किट जब क्लोज होगा तो वो अलार्म सर्किट ऑन हो जाएगा। जब मरकरी स्विच कुछ इस प्रकार से ही वर्क करता है, जैसे कि उसके अंदर ये दो पॉइंट है, तो उसके अंदर ये जब जैसे ही मरकरी टच होगी ना तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, और सर्किट क्लोज होगा तो अलार्म ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ये अपर एलिमेंट की बात हुई। अब लोअर एलिमेंट में क्या होता है कि ये पार्ट जब ट्रांसफार्मर में सेवर इंटरनल फॉल्ट आता है, मतलब कि लार्ज अमाउंट में फॉल्ट आता है, तो जाके ट्रिप सर्किट काम करता है। तब सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देती है। ठीक है। ऑटोमेटिक ये ट्रिप कर देते हैं। ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल बात करते हैं। तो बुकोल्स रिले हमेशा 500 kVA या उससे ऊपर की रेटिंग के ट्रांसफार्मर में यूज़ की जाती है। जो 500 kVA किलो वोल्ट एम्पियर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, 500, मतलब कि बड़े ट्रांसफार्मर में इसका यूज़ किया जाता है, छोटे ट्रांसफार्मर में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। बुकोल्स रिले में अलार्म सर्किट तथा ट्रिप सर्किट को पूरा करने के लिए मरकरी स्विच का ज़्यादा सेंसिटिव नहीं बनाया जाता है। मरकरी स्विच को ज़्यादा सेंसिटिव नहीं बनाते, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा सेंसिटिव बना देंगे तो छोटा मोटा भूकंप या अर्थक्वेक या कुछ भी ऐसा होगा, या कोई भी थोड़ा सा ज़्यादा साउंड हो जाएगा, तो वो मरकरी स्विच ऑन हो जाएगा बिना कुछ उसके अंदर फॉल्ट आए ही। तो इतना भी सेंसिटिव नहीं बनाया जाता है, क्योंकि कंपन तथा भूकंप अर्थक्वेक से ये रिले अपने आप ही ऑपरेट हो सकती हैं। जो एक्समर, जिसको अपन मेन टैंक बोलते हैं, में ऑयल का लेवल नीचे प्रेशर का पता लगाने के लिए बुकोल्स रिले का प्रयोग किया जाता है। बुकोल्स रिलो में मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच में जुड़ी रहती है। ये वही बात जो भी पड़ी थी। मेन टैंक में ऑयल के लेवल के बीच में कोई भी प्रेशर उत्पन्न होने पर ऑयल का जो अनायकरण होता है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। मतलब कि उसके अंदर गैसेस उत्पन्न होने लग जाती है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन गैस लाइट हल्की होने से पाइप से होते हुए बुकोल्स रिले में पहुंच जाती है। ठीक है। जब वो गैसेस हल्की होती है हाइड्रोजन गैस, तो वो गैस बनेगी, तो धीरे धीरे पाइप से होती हुई बुकोल्स रिले में पहुंच जाएगी। रिले में ये उसके ऊपरी हिस्से में इकट्ठी होने लगती हैं, जिससे ऑयल का लेवल कम होने लगता है। ठीक है। ऑयल का लेवल एक सेट मान से कम होने पर बुकोल्स रिले में स्थिर एक फ्लोटिंग स्विच झुक जाता है और एक अलार्म सर्किट को क्लोज कर देता है। जब सर्किट क्लोज हो जाएगा ना, तो अलार्म खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। यदि फॉल्ट ज़्यादा ही गंभीर है तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा पैदा होगी, जिससे बुकोल्स रिले में ऑयल का लेवल और कम हो जाता है और एक दूसरे फ्लोटिंग स्विच को झुका देता है, जिससे कि ट्रिप सर्किट क्लोज हो जाता है। और ट्रिप सर्किट क्लोज होगा तो वो ट्रिप हो जाएगा, मतलब कि बंद हो जाएगी उसकी पूरी ट्रांसफार्मर की सप्लाई। तो इस प्रकार से बुकोल्स रिले सेफ्टी का काम करता है ट्रांसफार्मर के अंदर, और ये इसको हानि से बचाता है। तो बुकोल्स रिले का ये आपकी पूरा कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के टेस्ट होते हैं? तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। कौन से टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर? ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर। अब ये क्या होता है? ठीक है, इनको अपन कोर लॉसेस ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, कोर लॉसेस ट्रांसफार्मर टेस्ट भी कहते हैं ओपन सर्किट टेस्ट को। देखो, ये एक ट्रांसफार्मर बन रखा है, इसके अंदर यहाँ पे एसी सप्लाई से इसको कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे एम्पियर मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर और यहाँ पे वॉट मीटर जोड़ रखा है इसके प्राइमरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन ने ओपन रख रखा है, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट है। तो जब ये टेस्ट नो लोड अवस्था में इसको अपन करते हैं,
और जिसको कोर लॉस या फिर आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट का। वोट मीटर कोर लॉस को दर्शाता है और कोर लॉस को ट्रांसफार्मर को किसी भी साइड पर ज्ञात किया जा सकता है, मतलब कि इसको प्राइमरी वाइंडिंग से भी अपन पता कर सकते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से भी पता कर सकते हैं, पर एक साइड में इसका सर्किट जो है ओपन होना चाहिए। कोर लॉस मैक्सिमम फ्लक्स पर निर्भर करता है। ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन तथा लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ उपकरणों को कनेक्ट किया जाता है। जब ये टेस्ट करेंगे ना तो इसमें एक तरफ जो भी वाइंडिंग होगी प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग में जिस तरफ भी टेस्ट कर रहे होंगे, तो लो वोल्टेज जो वाइंडिंग होगी ना उस तरफ तो इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे, जैसे कि एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, और एक तरफ वाइंडिंग को ओपन रखा जाएगा। तो ये सिंपल सा ओपन सर्किट टेस्ट था। तो इस टेस्ट में सामान्यतः आयरन लॉस तथा ट्रांसफार्मर के कोर तथा परमानेंट पैरामीटर को ज्ञात करने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है, मतलब कि आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है ये टेस्ट। इस टेस्ट में सामान्यतः निम्न शक्ति गुणक वॉट मीटर का उपयोग किया जाता है। जो पावर को मेज़र करता है वॉट मीटर, उसका इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर की कोर है, इस तरफ तो लगे हुए सारे इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया, मतलब कि इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो जब आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। एसी वाइंडिंग, एसी सप्लाई से अपन प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज, एम्पियर मीटर और वॉट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट इसमें इस टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉसेस का मान ज्ञात करते हैं। वो आयरन लॉसेस के लिए था और ये कॉपर लॉसेस के लिए था। इसमें भी आयरन लॉसेस होता है पर उसको नेगलेक्ट मानते हैं अपन, ठीक है, और कॉपर लॉसेस का अपन ज्ञात करते हैं। इस टेस्ट के दौरान लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट किया जाता है और हाई वोल्टेज की तरफ उपकरणों को जोड़ा जाता है। उसमें उल्टा था, इसमें इसका अपोजिट है। ठीक है, कॉपर लॉसेस लोड के वर्ग के समानुपाती होता है, मतलब कि जो लोड होता है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इसका जस्ट अपोजिट होता है ओपन सर्किट टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए किया जाता है कि उसके अंदर आयरन लॉसेस हो रहे हैं या फिर कॉपर लॉसेस हो रहे हैं। तो ये दोनों टेस्ट आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गए होंगे, पूरा ट्रांसफार्मर आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।